बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, आज जुमातुल मुबारक है, रजब का मुकद्दस महीना है और हफ्ते का आखिरी शो है और हम जनाब अपना बेहतरीन भरपूर मौज़ूआत से भरा हुआ शो लेकर आपके सामने मौजूद हैं। मैं हूँ ज़ैद मलिक और प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरे साथ मैं हूँ माहम जाहिद एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये 2 घंटे का प्रोग्राम बहुत इंटरेस्टिंग होता है और हम देख रहे हैं कि अमेरिका की अगर हम बात करें तो वाकई ईरान पर हमले का जो इरादा है वो तर्क कर दिया गया है, लेकिन कोई सरप्राइज़ भी मिल सकता है। सर्दियों की बात करते हैं, एक छोटी सी लापरवाही से बहुत ज़्यादा ख़तरा आप मोल सकते हैं। ये जो हीटर का इस्तेमाल है कितना ख़तरनाक हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ ये जो खानों में आप मसालों का इस्तेमाल करते हैं, ये मेटाबॉलिज्म पर क्या असरात रखता है, इस पर भी रोशनी डालेंगे। और इसके साथ साथ नाजरीन और भी दीगर मौज़ूआत होंगे जो अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे, तो आपने 2 घंटे कहीं नहीं जाना। ट्यून कर लेना सुनो पाकिस्तान और बराजमान हो जाना चाय का कप लेकर और एंजॉय करना है। बिल्कुल जी, एंजॉय करना है। और आपने और अमेरिका की तरफ अगर हम देखें तो अमेरिका ने फिलहाल हमला जो है वो रोक दिया और आज की सुबह मशरिक़ वस्ता से आने वाली खबरें अमन के अलमबरदारों के लिए किसी ड्राउने ख्वाब से कम नहीं है। बहर अरब की लहरों में USS अब्राहम लिंकन की मौजूदगी सिर्फ एक बहरी मश्क नहीं है, बल्कि ईरान के लिए एक वाज़ेह वार्निंग भी है कि अमेरिका पीछे नहीं हटा है। तेहरान में बरतानवी सिफारत खाना खाली हो चुका है। दुनिया भर के ममालिक अपने शहरियों को वहाँ से निकाल रहे हैं। और क्या डोनाल्ड ट्रंप वाकई मुख्तसर मगर मोहलिक हमले का इरादा कर चुके हैं या खतरा टल चुका है? ये $1 मिलियन क्वेश्चन। और फ्रांसीसी खबर एजेंसी का दावा है कि अरब ममालिक ने ट्रंप को ईरान पर हमला करने पर आमादा कर लिया। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर भी कुछ ही बयानात दे रहे हैं, लेकिन क्या ये खतरा वक्ती तौर पर टला है? ईरान पर हमला न करने की एक बड़ी वजह मुतबादिल क़यादत सामने ना आना भी है, या दुनिया ट्रंप के सरप्राइज के लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहे? खित्ते में क्या सूरत हाल बन सकती है, जान लेते हैं दिफाई तज्ज़ियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ये बताएं कि ताज़ा तरीन इत्तलात क्या हैं और अरब ममालिक ट्रंप को ईरान पर हमला न करने पर आमादा करने में कामयाब हो गए हैं, और आपको क्या लगता है कि सब बहुत थोड़े टाइम के लिए हो रहा है ये सब जो भी हो रहा है, या ईरान में रजीम चेंज की एक और कोशिश को नाकाम समझें? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, महम एंड ज़ैद, थैंक यू वेरी मच और जुमा मुबारक। इट इज़ ऑलवेज प्लेयर बीइंग एट योर शो। देखिए, इस वक्त इवॉल्विंग सिचुएशन है। जिस वक्त प्रिडिक्ट करना कि ईरान की सिचुएशन किस तरफ जाएगी, इट इज़ हाईली अनप्रिडिक्टेबल। आई थिंक जो ईरान की जो सिचुएशन है, ये कंटिन्यूटी कह ले, जो 12 डेज वॉर हुई है उसके बाद ईरान जो है वो फोकस में रहा है। जी, इजराइल के भी फोकस में ऑफ कोर्स रहा और अमेरिका के फोकस में भी रहा। और हम जो हिस्ट्री का पैटर्न देखते हैं, आई थिंक जो यूनाइटेड स्टेट्स का एक ओवरऑल एक पैटर्न रहा है टू गेट इन्वॉल्व इनटू कॉन्फ्लिक्ट्स। वो शुरू सैंक्शन से होती हैं चीज़ें उनकी, फिर आप एक वहाँ पे देखते हैं हम प्रोटेस्ट क्रिएट्स होती हैं, फिर उन प्रोटेस्ट को रोकने के लिए एफर्ट की जाती है, एंड फाइनली मिलिट्री इज आल्सो यूज्ड। तो ये एक पैटर्न पास्ट में रहा तो है जी, डिफरेंट ओकेजन्स के ऊपर। बट हैविंग सेड दैट, इवॉल्विंग सिचुएशन इन ईरान, एंड ऑफ कोर्स अगर ईरान में महम ये एप्लीकेशन हो जाती है, रजीम चेंज हो जाती है, हु नोज कि नई रजीम कौन सी आ रही है। इट इज गोइंग टू बी अ प्रो इजरायली रजीम, इट इज गोइंग टू बी प्रो इरानियन रजीम, इट विल बी प्रो डेमोक्रेसी रजीम, या कोई जो आइडियोलॉग्स हैं, जो आई मीन जो रिलीजियस आइडियोलॉजी के बेस्ड के ऊपर हैं, उनकी कोई नए लोग सामने आते हैं। तो आई थिंक सिचुएशन इज वेरी इवॉल्विंग बट एक्सट्रीमली डेंजरस। इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द होल रीजन। अब अरब ममालिक का तो स्टेक्स है, हमारी उतनी स्टेक्स हैं जितनी अरब ममालिक की स्टेक्स हैं, क्योंकि नेबरहुड में प्रो इजरायली गवर्नमेंट आ जाना या इजराइल के इन्फ्लुएंस ईरान में बढ़ जाना, ये इम्पैक्ट करेगा। और हमारा जो 12 डेज वॉर की बात करूं बिटवीन इजराइल एंड ईरान और फिर अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट की, तो उसमें हमने देखा कि कतर के अंदर फिर टारगेट्स लिए गए। ये वॉल फैलती है और अगर अमेरिकन इंटरेस्ट को रीजन के अंदर जो उनकी डिप्लॉयमेंट्स है या समुंदर में जो उनकी डिप्लॉयमेंट्स है वो इम्पैक्ट होती है, या कोई डिप्लोमेटिक जो इनके मिशंस हैं या जो लोकेशंस हैं इन अरब कंट्रीज वो टारगेट होती है बाय ईरान की, तो फिर तो इट विल स्प्रेड।
फिर डेंजरस सिचुएशन होगी। स्पॉयलर्स भी बहुत है जी, उनसे भी डर लगता है कि वो इस सिचुएशन को और खराब ना कर दें। बहरहाल सिचुएशन इज अभी तो नजर आ रहा है कि थोड़े अरसे के लिए रुकी है, बट आई थिंक इट विल टेक टाइम कि ये ग्रे से थोड़ा सा क्लैरिटी के अंदर आए। बिल्कुल ठीक है जाहिद साहब, आलमी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि हमला मुजाहिदीन की हलाकतें कम होने की वजह से टला है। क्या अमेरिका इंसानी हुकूक को वाकई एक फौजी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, या फिर ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि शायद मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से ये समझाया भी गया है कि जनाब तेल की जो कीमतें हैं वो फिर बेकाबू हो जाएंगी अगर आपने हमला किया, और खत्ते के दीगर ममालिक पर भी बहुत ज़्यादा इसके असरात होंगे। कौन सी थ्योरी ठीक है इनमें से? देखिए, एज फार एज ट्रम्प इज कंसर्न, उनके अपने एक डिजाइन्स हैं, उनको परसू कर रहे हैं, और इट इज नॉट ओनली इन द इरानियन कॉन्टेक्स्ट उज़ैर, आप बाकी इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में भी देख लें, ग्रीनलैंड की आपके सामने है जी। उसके अलावा उन्होंने अभी वेनेजुएला का इंसिडेंट हुआ है रिसेंट पास्ट में, जब पिछली दफा भी अमेरिका की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हुई थी तो मोस्टली कमेंटेटर्स जो है या जो थिंकर्स थे वो यही कहते कि जी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि नेतन्याहू तो बहुत चाहेंगे कि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में आ जाए। नाउ इट इज ईरान अमेरिका का एक यूएस का डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन इन मिलिट्री मोड में भी आ गई है, तो आई थिंक वो जो करना चाहेंगे इस वक्त माइट इज स्पीकिंग उज़ैर, एक ऑर्डरली वर्ल्ड जो चलता था या जो एक वर्ल्ड के एक सीक्वेंशियल एक्टिविटीज होती थी इन दी पॉलिटिकल डोमेन, क्योंकि वॉर भी उसी कैसा है और उसमें वॉर की एक स्पेस या जगह जो होती है या उस इंस्ट्रूमेंट को कितना यूज किया जाता है वो सामने एक समझ आती थी। फिर आप बात कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स की, ह्यूमन वायलेशंस की, तो आई थिंक दिस इज अ क्रूअल वर्ल्ड। रियलिटी थोड़ी सी डिफरेंट है। अगर 80,000 लोग गाजा के बच्चे दुनिया को नहीं हिला सके तो फिर ये चीजें बहुत डिफरेंट है। अभी दोनों तरफ ह्यूमन वायलेशन की वॉर भी आप देख लेना, इन चीजों को भी एज अ टूल ऑफ वॉर यूज किया जाता है। जो ईरान के अंदर से जो अपोजिंग फोर्सेस हैं ईरान के जो खिलाफ है वो कहेंगे जी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही है, मुहारबा के केसेस बन रहे हैं, मर्डर किए जा रहे हैं, किलिंग्स हो रही हैं, सजाए मौत अनाउंस हो रही है, इस तरह की चीज, तो वो उसको पोर्ट्रे करेंगे। मीडियाज भी फिर उन्हीं चीजों को उठाते हैं। जो ईरानियंस हैं वो ऑफ कोर्स जो एप्लीकेशंस बाय इजराइल या यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से होती है, ये जो पास्ट की ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस है, तो कहने का मकसद ये है कि इस वक्त ऑर्डरली वर्ल्ड नहीं है, इस वक्त पावर इज स्पीकिंग, यूएस एक्सेप्शनलिज्म जो है ना वो इस वक्त जारी है। बट और देयर इज अ सिचुएशन आल्सो, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ एक कासस बलाए बहुत वीक है अमेरिका के पास या किसी और के पास, लेकिन अमेरिका, दिस इज एन इंटरनल सिचुएशन जो क्रिएट हुई है। अब इंटरनल सिचुएशन में जब आप लोगों की सपोर्ट के लिए आप इस तरह की अनाउंसमेंट्स करते हैं व्हाटएवर इज हैपनिंग फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट, तो उसकी इम्प्लीकेशंस होती हैं। बट ओवरऑल आई डोंट थिंक सो कि ईरान के अंदर इतना इनकरेज किया जाएगा या वेलकम किया जाएगा अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट को, क्योंकि अभी तक एलिमेंट्स ईरान के अंदर ऐसे मौजूद है या जो लोग हैं वहाँ के वो समझते हैं कि हमारे ऊपर जो जो पहला फेज आया है अमेरिकन सैंक्शंस का, उसने इम्पैक्ट किया इनकी इकोनॉमी को, ज्यादातर लोग ये समझते भी हैं। तो देखिए इसको कितना वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, बट तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा जाहिद साहब। लेकिन हम देखें अगर ट्रंप ईरान के खिलाफ मुख्तसर और फैसला कुन कार्रवाई का भी कह चुके हैं, क्या ईरान जैसा मुल्क खामोशी से एक महदूद हमले को बर्दाश्त करके बैठ जाएगा, या हम तीसरी आलमी जंग के फेज से ही गुजर रहे हैं? माहम आलमी जंग तो समझे कि जी पूरी दुनिया में छिड़ी हुई है। कंट्रीज जिनके एक्सटर्नल इंटरवेंशन नहीं हुई, दे आर नॉट इन पीस विद देमसेल्व्स ना, वो इंटरनल पीस कहीं भी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली जब भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जहां पे भी एप्लीकेशन हुई, उसके बाद वो वेज तो वॉर की गई, डेमोक्रेसी वर्सेस क्यास, कि जी हम डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, यहाँ पे क्यास है उसको खत्म किया जाए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वी सी क्यास मोर। इराक की सिचुएशन देख लें, अफगानिस्तान की सिचुएशन देख लें। लेकिन ईरान के एक चीज इस दफा जो बातचीत हो रही है या जो चीजें समझ आ रही हैं, जो इंफॉर्मेशन आ रही हैं, ईरान इतना आसान तरनवाला नहीं है कि इट विल गो डाउन विदाउट फाइटिंग। वो कुछ ना कुछ तो करेगा, कितना इम्पैक्ट करेगा दैट इज अ डिफरेंट वो उसका डिफरेंट एक चीज है। लेकिन अपनी विल उन्होंने पहले भी शो की है। अल-उदैद पे आपको याद होगा कतर में उन्होंने वो मिसाइल लगे नहीं लगे जो भी हुआ, फिर इजराइल को भी वो निशाना बनाते रहे। तो ये इनकी सोसाइटी ऐसी है कि वो फाइट किए बगैर नीचे जाएंगे नहीं। अगर ये डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन, आई मीन ईरान ये समझेगा कि ट्रंप ने अगर उनको एंगेज किया इनकी मिलिट्री पॉलिटिकल लीडरशिप को, तो रिस्पॉन्सेस तो कहीं ना कहीं जरूर जाएंगे। और ईरान इस दफा
आई मीन एक देखिए एक रेवोल्यूशनरी फोर्सेस अगर निकल रही है वहां से, एक चेंज आ रहा है, साइकिल चेंज आ रहा है, तो विदाउट फाइट तो कभी भी चेंज नहीं आती। हिस्ट्री तो इसी तरह से भरी हुई है, तो फिर तो फाइट होगी जी, फिर दैट इज अ वेरी सीरियस सिचुएशन। राइट। जाहिद साहब, बरतानिया, अमरीका, कतर का अमरीकी बेस से अमला निकालना क्या ये जाहिर करता है कि ईरान का पहला जवाबी वार कतर या दीगर खलीजी रियासतों पर हो सकता है? ये खतरा मौजूद था और इसराइल को भी ये खतरा मौजूद था कि बेशक अमरीका हमला करे लेकिन ईरान जवाबन यहाँ पर भी मिसाइल फायर कर सकता है। इजराइल तो जी, ईरान जो कहते हैं ना फंडामेंटल एनिमिटी इट इज बिटवीन इजराइल एंड ईरान, और अगर इस जो भी सिचुएशन होगा इसका जो आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल एडवांटेज लेंगे तो वो इजराइल ही लेगा, और इसको यही कंसिडर की जाएगा जो ग्रेटर इजराइल है वो दैट इज ऑन। फिर देयर इज अ फियर फॉर फॉर द रीजन आल्सो, और ईरानियंस का इजराइल के बारे में वी ऑल आर वेरी मच क्लियर कि उनका क्या रिस्पांस है। तो ऑफ कोर्स इजराइल तो वो कहते हैं कि वो तो रिस्पांस की शक्ल में जाएगा, और इजरायली फिर एप्लीकेशन हमने रिसेंट पास्ट में देखी भी है, उनकी इंग्रेस भी है, इनकी जिस तरीके से मिलिट्री पॉलिटिकल लीडरशिप को मारा गया ईरान के अंदर, खासतौर पे मिलिट्री लीडरशिप को पिछली एप्लीकेशन में, और इस समय अगर वार छिड़ी तो शुरू यहीं से होगी कि ये जो इनकी IRG की लीडरशिप है या जो इनकी मिलिट्री लीडरशिप है उनको दे विल बी टेकिंग आउट अर्ली इन द अर्ली पार्ट्स ऑफ द एस्केलेशन, अगर अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन वॉर हो, लेकिन अगर हुई तो उसका रिस्पांस तो फिर इजराइल में तो मोस्ट डेफिनेटली जाएगा। तो जाहिद साहब, इस सारी सिचुएशन में आप नेटो की क्या पोजीशन बनते देख रहे हैं? क्योंकि नेटो रुकन तुर्की ने ईरान मुखालिफ मुजाहिरे रोके और फौजी हमले की मुखालिफत की, तो क्या नेटो का अहम रुकन मुल्क इस मुमकिना जंग में अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो सकता है? खड़े तो नहीं हो सकते जी, नेटो भी बस वो जिस तरह UN की हालत है वही नेटो की हालत है। नेटो इज US, और उनकी अपनी पॉलिसीज है। इस वक्त वेस्ट जो है ना, वेस्टर्न पावर जो है, माहम इट इज बिगिनिंग कह लें या थोड़ा सा आगे चला गया है, इनका जो वो पावर स्ट्रक्चर है, जो यूनिटी है, वो इरोड होना शुरू हो गई है जी, इन अ वे कि अमेरिका जो है जो लीड कर रहा है, आई थिंक दैट इज नॉट ऑगरिंग वेल विद द वेस्टर्न फोर्सेस। तो नेटो का कोई मुल्क इनको अपोज करेगा वो तो मैं होता हुआ नहीं देख सकता, क्योंकि मैंने बताया ना एक्सेप्शनलिज्म हो रहा है इस वक्त। ट्रम्प जो है वो सबको फ्रेंड और फो दोनों को स्टिक एंड कैरेट से डील किए जा रहे हैं। ट्रेड, जियो इकोनॉमिक्स जो है उसको लीड भी रखा हुआ है, मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट को भी यूज कर रहे हैं, और पॉलिटिक्स ऑफ कोर्स उसके साथ इम्पैक्ट होती ही होती है जी। तो आई थिंक नेटो इज अंडर उसकी इरोजन कह ले कि वो एक शुरू हो चुकी है। इस वक्त अमेरिका इज इन द लीड, उसी की पॉलिसीज परसू हो रही हैं। अभी देखे ना ग्रीनलैंड पे देख ले कि नेटो के ममालिक कितना शोर करे, लेकिन वो मिलिटरीली उसको रोकेंगे, इट इज नॉट हैपनिंग। मुझे नहीं लगता कि ऐसा वो करेंगे। बिल्कुल ठीक। जाहिद साहब, ईरान के मामले पर सलामती कौंसिल का इजलास भी होने जा रहा है, क्या फैसले होते हुए आप देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि अमेरिका ऑलरेडी पाबंदियां भी लगा रहा है ईरानी अफराद पर भी, इदारों पर भी। क्या रूस और चीन इस सूरत हाल में वीटो का हक इस्तेमाल करेंगे UN में, या फिर ईरान वाकई तनहा रह गया? नहीं, रूस और चाइना जो है ऑफ कोर्स वो भी इनडायरेक्ट टारगेट है यूनाइटेड स्टेट्स का। अभी जो 25% टैरिफ का अनाउंसमेंट की है प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि दोज हु विल ट्रेड विद ईरान, उनके ऊपर हम 25%, तो मेनली तो चाइना इम्पैक्ट होगा जी उससे। और ऑफ कोर्स रशियन ऑयल का भी आप देखते हैं इनडायरेक्टली जो टैरिफ्स जैसे कंट्रीज लाइक इंडिया और चाइना के ऊपर लग रहे हैं, तो वो ट्रेड को एक स्टिक के तौर पर यूज तो करते हैं जी, और चाइना इम्पैक्ट करेगा। तो ऑफ कोर्स चाइना रशिया वीटो करने की बिल्कुल पोजीशन में हो सकते हैं अगर कोई ऐसी करारदाद आ जाए जो वो समझते हो कि इट विल फर्दर हेल्प करेगी अमेरिका को एंटी चाइना एंटी रशिया ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने, क्योंकि वो रुकने वाले तो है नहीं, फिर ये चीजें आगे बढ़ेगी बीइंग द मेन कम्युनिकेटर्स। बट हैविंग सेड दैट, जैसे देखिए दो चीजें हैं जी, दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको एक चीज को हम बड़ा कभी कभी इग्नोर कर जाते हैं, वो ये कि एक इंटरनल सिचुएशन भी ईरान के अंदर। ऐसा नहीं है कि अंदर अनरेस्ट नहीं है, लोगों में अनसर्टेनिटी, आई मीन 40% इन्फ्लेशन और इतना ह्यूज कास्ट है, लोगों के अंदर भी एक टेंशन है। तो जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन या इकोनॉमिक रिलेशन विद इंटरनल जो सिचुएशन के ऊपर अगर कोई ऐसी चीजें हो तो उसको मे बी वो सपोर्ट कर दे। फिर दूसरा एक्सटर्नल फैक्टर में जैसे न्यूक्लियर डील है, न्यूक्लियर की बातचीत हो रही है, ईरान ने भी अनाउंस किया हम बातचीत करने को तैयार हैं। अब वो उसको कितना मौका मिलता है, किस तरह की चीज सिक्योरिटी काउंसिल से निकलती है। बट ऑफ कोर्स
ये जरूर वहां पे डिबेट होगा। चाइना और रशिया ये जरूर देखेंगे कि वो इंटरवेंशन जो अमेरिकन इंटरवेंशन है ड्यू टू द इंटरनल सिचुएशन, सही। चाहे क्रिएट अमेरिका ने की हो या इसराइल ने की हो, वो इंटरनल सिचुएशन जी। उसमें या फोमेंट कर रहे हो या हेल्प कर रहे हो या उसको फ्यूल तो उन्होंने किया, इंटरफेरेंस तो जी। कर दी जब उन्होंने अनाउंस किया कि हेल्प इज ऑन इट्स वे, इसका मतलब है कोई इन्वॉल्वमेंट हो गई है, तो उसको वो रिजेक्ट करेंगे। और वेस्ट भी इसको इतना पसंद नहीं कर रहा जी, क्योंकि सही। ये चीजें फिर बढ़ रही हैं और वेस्ट के खिलाफ भी उतनी अमेरिकन पॉलिसीज को परसू करते करते ठीक। वेस्ट के अगेंस्ट भी एक जो विक्टिम कंट्रीज हैं या जो समझते हैं कि जी वेस्ट बिल्कुल सोया हुआ है, वो अपना रोल अदा नहीं कर रहा कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन में, तो उनमें भी नफरत पैदा हो रही है, विच इज नॉट ऑगरिंग वेल विद द वेस्ट। वो उसको इतना पसंद नहीं कर रहा। पसंद नहीं कर बिल्कुल रहे। ठीक और है, ये चीजें बहुत बढ़ भी शुक्रिया रही हैं। आपका मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, आपके वक्त का बिल्कुल बड़ा ज़बरदस्त आप तज्जिया भी कर रहे थे सूरत हाल का। फ़िलहाल तो लगता यही है कि ख़तरा टल गया है, लेकिन जनाब अमरीकी बहरी बेड़ा मौजूद है और किसी भी किस्म की जो कार्रवाई है वो की भी जा सकती है, इम्कान मौजूद है, लेकिन फिलहाल खतरा टला है, लेकिन उसकी बहुत सारी बातें जो है वो ट्रम्प क्या सामने आ रही हैं। सरप्राइज दे सकते हैं, यू नेवर नो, ये कभी भी अब पता कुछ नहीं, भी हो शायद वो सकता है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, क्योंकि आपको पता है कि पेट्रोल से मोहब्बत डोनाल्ड ट्रंप की आजकल बड़ी जाहिर की जा रही है वेनेजुएला पर हमले के बाद, और उसके अलावा भी जनाब बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन अगर ये हमला ना ही हो तो बेहतर है, लेकिन ऐसे में yes। पाबंदियां जो है वो धड़ाधड़ लग रही हैं, धड़ाधड़ लग रही हैं, और वी होप कि अमन खत्ते में, क्योंकि अगर ये बढ़ता है तो फिर आगे बढ़ता ही जाएगा और पूरे खत्ते को अपनी लपेट में लेगा, तो यहीं थम जाना ही बेहतर है। और जो लोग सालसी का किरदार अदा कर सकते हैं, जिन ममालिक को आगे आना चाहिए, उनको भी कोशिश करनी चाहिए। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। एक खुशखबरी है जो मैं आवाम को देना चाहती हूँ। मैंने कहा बहुत ज़्यादा हम इंटेंस गुफ्तगू कर रहे थे, तो थोड़ा माहौल को लाइट कर लेते हैं। क्रिकेट दीवानों के लिए जी खुशखबरी है। ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप का मेला जिम्बाब्वे और नमीबिया में सज गया है, और इस बार इवेंट का आगाज़ रिवायती अंदाज में नहीं बल्कि एक ऐसे मुनफरिद तरीके से हुआ जिसने सबकी तवज्जो समेट ली। ICC ने नमीबिया के नेशनल पार्क में 9 उम्र चीतों के साथ वर्ल्ड कप ट्रॉफी का शानदार फोटो शूट किया, जहां पहले कप्तान ट्रॉफी के साथ नजर आते थे, वहीं अब इन नन्हे शिकारियों को ट्रॉफी के साथ पोज करते हुए हम देख सकते हैं, और ये सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रहा है और आप भी मुलाहिजा कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत पिक्चर्स हैं, बड़े अच्छे मनाजिर हैं जो देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ख़तरा ये कि अगर ये ले जाते ट्रॉफी तो फिर कौन इनसे वापस लेके आता। आप जब वापस लेने जाते तो इनके अब्बा अम्मा क्या सलूक करते, चीर फाड़ कर देते वो तो जनाब खैर, इफ्तिताही रोज़ में ही 3 बड़े मुकाबले हुए, जिनकी हम बात करें तो वहाँ पर भारत, अमरीका, मेज़बान जिम्बाब्वे और स्कॉटलैंड, तंजानिया और वेस्ट इंडीज़ की टीमें मद्दे मुकाबले आईं। लेकिन पाकिस्तानी शायकीन के लिए असल सनसनी आज शुरू हुई, क्योंकि ग्रीन शर्ट्स अपना पहला मैच इंग्लैंड के खिलाफ खेल रहे हैं और अगले 10 दिनों में 24 ग्रुप मैचेस का तूफान बरपा होगा, जिसके बाद सेमीफाइनल्स 3 और 4 फरवरी को शेड्यूल हैं। अब देखना यह कि क्या ऑस्ट्रेलिया अपने एजाज का दिफा कर पाएगा या फिर 6 फरवरी को हरारे में कोई नई टीम चैंपियन बनेगी, और ये जो ट्रॉफी है इसका फोटोशूट किया गया है, ये कौन सी टीम उठाती है, ये बड़ा इंतजार या रहेगा। फिर चीते ले जाएंगे चीते ही जीत जाएंगे, और चीते लगे हैं ना, वो कहते हैं ना चीता लगा है। फिलहाल तो बच गई है ट्रॉफी। यस, बच गई है। इतनी खुशखबरियां आ रही हैं, एक और भी मेरे पास खुशी हो रही है। आप ये तो नहीं कहने लगी कोई नहीं बचेगा? कोई नहीं बचेगा, सबकी शादियां होंगी। शादियों का सीजन, और हम जिक्र ना करें मुल्क के सबसे बड़े सियासी खानदान की शादी का, ऐसा भला कैसे मुमकिन है भाई। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा के बेटे जुनैद सफदर की जिंदगी का नया आगाज हो रहा है, और इस वक्त सोशल मीडिया पर जुनैद सफदर की शादी के कार्ड्स वायरल हैं। शादी की तकरीबात आज से बाकायदा शुरू हो रही है। आपने पूछा था ना आप इनवाइटेड तो आज इनवाइटेड अच्छा, आज आप जा रही हैं? यस, 17 जनवरी को बारात लेक सिटी जाएगी, जबकि 18 जनवरी को जाती उम्रा में एक पुरवकार वलीमा दोपहर 1 बजे मुनक्किद किया जाएगा। उसे क्या बात है जी। और उनकी शादी शांज़ अली रोहेल से हो रही है, जो नून लीग के सीनियर रहनुमा शेख रोहेल असगर की पोती हैं। इस रिश्ते के पीछे एक खूबसूरत दोस्ती की कहानी भी छुपी हुई है। शेख रोहेल असगर के मुताबिक उनकी पोती शांज़े और जुनैद की बहन मानूस सफदर की गहरी दोस्ती है, और इसी कुर्बत ने इस रिश्ते की बुनियाद रखी। मरियम नवाज साहिबा ने खुद इस रिश्ते के लिए पहल की, जिसे रोहेल असगर साहब ने अल्लाह की रहमत करार देते हुए खुशी से कबूल किया। तो सुनो, पाकिस्तान की टीम की जानिब से जनाब इस नए जोड़े के लिए बहुत सारी दुआएं, नेक तमन्नाएं, अल्लाह इनके लिए ये नया सफर खुशियों भरा बनाए। आमीन। तो आपकी तैयारी मुकम्मल है? जी, मेरी तैयारी मुकम्मल है, और आपने बड़ी खूबसूरत दुआ दी है, और वी होप कि ये शादी भी चले, उनकी कामयाब हो, और जितने भी लोग इस सीजन में शादियां करें उनकी शादियां कामयाब ही रहे। यहाँ वक्त पर ब्रेक का देखते रहिए सुनो पाकिस्तान।
वेलकम बैक नाज़रीन। और आज दुनिया भर में इंटरनेशनल हॉट एंड स्पाइसी फूड डे मनाया जा रहा है, और एक ऐसा दिन जो हमें इस हकीकत की जानिब मुतवज्जो करता है कि मसाले सिर्फ खानों का जायका ही नहीं बढ़ाते बल्कि सदियों से मुख्तलिफ तहजीबों में सेहत, इलाज और तवानाई की अलामत भी रहे हैं। मिर्च हो, हल्दी, अदरक और लहसुन जैसे अज्जा को आज जदीद साइंस भी तस्लीम कर रही है। मगर सोचने की बात यह है कि क्या मसालेदार ग़िज़ाएँ वाकई मेटाबॉलिज्म को तेज़ करती हैं, और क्या हर फर्द के लिए इनका इस्तेमाल यकसा तौर पर फ़ायदा मंद है या बाज़ सूरतों में नुकसान भी देता है। इसी पस मंज़र में आज हम बात करेंगे ग़िज़ा, सेहत और मुतवाज़न तर्ज़ ज़िंदगी पर, और जानेंगे कि हुकूमत पंजाब के मिशन के तहत कायम मरियम नवाज़ वेलनेस सेंटर किस तरह आवाम को जदीद और साइंसी बुनियादों पर सेहतमंद ज़िंदगी की जानिब राग़िब कर रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सज्जाद अहमद साहब, न्यूट्रिशनिस्ट एंड इंचार्ज मरियम नवाज़ वेलनेस सेंटर, सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल। सर, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो सर ये बताइएगा कि एक तो जो आपका काम है उसके हवाले से लोगों को आगाह कीजिएगा, क्योंकि ये ज़रा एक नया इनिशिएटिव है जो कि लिया गया और बहुत सारे लोग इससे लाइल्म भी हैं। और उसके अलावा जो हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल हॉट एंड स्पाइसी फूड डे जो आज मनाया जा रहा है, इसका मकसद क्या है, इस पर भी रोशनी डाली। अच्छा, सबसे पहले तो मैं मरियम नवाज़ को सलूट करूंगा कि उन्होंने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि वेलनेस सेंटर्स बहुत सारे खोले हैं जो पहले नहीं थे। ये उनकी विजन यानी कि लीडरशिप की यानी कि उसकी तारीफ़ करनी चाहिए कि उन्होंने लोगों की फ़िटनेस का ख्याल रखा है, क्योंकि आपको पहले भी पता है कि पाकिस्तान फ़िटनेस के लिहाज से पीछे है, क्योंकि क्वालिफाइंग राउंड्स जो से ओलंपिक्स के होते हैं या दूसरी गेम्स के होते हैं, तो हम क्वालिफाई ही नहीं कर सकते कि हम किसी इवेंट में compete कर सकें। तो उसकी बुनियादी वजह क्या है? क्योंकि हम लोग फिट नहीं हैं, और उसकी बुनियादी वजह क्या है कि एक्सेस टू राइट इंफॉर्मेशन नहीं है, हमें सही मालूमात तक रसाई नहीं है, हमें पता ही नहीं है हमने किस तरह अपना मेंटल हेल्थ को किस तरह यानी कि ठीक रखना है। क्योंकि मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए ह्यूमन इंटरेक्शन की ट्रेनिंग होनी बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स जो सी होती हैं वो आप लोगों को एजुकेट करते हैं, उसके अंदर उसको ट्रेन करते हैं। लेकिन वो हम किसी भी लेवल पर आप देखें तो आपको इस तरीके से ट्रेन नहीं किया जाता। वो कहते हैं जो ट्रेन नहीं होते वो डमीज होते हैं। तो हम बेसिकली हम वही करते हैं जो एनवायरनमेंट में हो रहा है। तो एनवायरनमेंट तो टॉक्सिक है, वो तो नहीं इतनी हेल्दी, तो हमने तो इसको चेंज करना है। तो चेंज किस तरह किया जा सकता है? थ्रू ट्रेनिंग चेंज किया जा सकता है। तो ट्रेनिंग के अंदर यही है कि मेंटल हेल्थ की ट्रेनिंग हो, फिर हम न्यूट्रिशन के बारे में लोगों को एजुकेट करें, फिर उसके बाद हम लोगों को बताएं कि एक्सरसाइज से क्यों इम्पॉर्टेंट है, उसके साइंटिफिक रीज़न दें। ये ना कहें कि एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है वो करें आप उनको बताएं कि जो है ना एक्सरसाइज करें कि तो आपका ब्रेन जो है ना वो डेवलप करेगा, वो बिग होगा ना तो श्रिंक करेगा। बहुत ज़बरदस्त बात। अच्छा डॉक्टर साहब, इस जो हुकूमती सतह पर आप जी बता रहे हैं सारे इक़दाम हो रहे हैं, एजेंडा क्या है और सहूलियात क्या क्या दी जा रही हैं? उसके अंदर ये है कि हम बेसिकली अपने सेंटर में लोगों को एजुकेट करते हैं मेंटल हेल्थ में, कि किस तरह आपने यानी कि खुश रहना है, किस तरीके से आपने आपको स्ट्रेस को मैनेज करना है, किस तरह आपने ह्यूमन इंटरेक्शन किस तरीके से करना है, ताकि आप यानी कि किसी भी लोगों यानी कि सोशल आप इंटेलिजेंट रहें। फिर उनको इमोशनल इंटेलिजेंट के बारे में भी बताया जाता है। फिर उसके बाद उनको ये बताया जाता है कि आपने क्या खाना है, क्या पीना है, कितना खाना है, कितना पीना है, और उसकी टाइमिंग क्या है। ये चीज़ें हमें बिल्कुल किसी भी लेवल पर हमें नहीं सिखाई जाती। फिर उसके बाद एक्सरसाइज के बारे में उनको बताया जाता है कि क्या एक्सरसाइज क्यों करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, और ये चीज़ें हम बताते हैं। तो ये सर जो आप बता रहे हैं कि एक्सरसाइज किस तरह से करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, ये कुछ चीज़ें भी आपके पास, कुछ मशीनरी भी मौजूद है? मशीनरी नहीं, बेसिकली आप पहले उनको बताएं तो सही कि एक्सरसाइज होती है। बेसिकली नहीं, बताते भी हैं कि एक्सरसाइज की कौन से बिग मसल्स कौन से हैं, इनकी अगर एक्सरसाइज किस तरह करेंगे। आप शुरू करें चेयर स्क्वाट से करें, फिर आप जो है ना उसके बाद दूसरी एक्सरसाइजेज आपको बताते हैं। इसके अलावा सर ये तो बड़ा अच्छा काम है, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। आज जो दिन मनाया जा रहा है हॉट एंड स्पाइसी फूड डे, जी
इसके हवाले से सर बताइएगा, बड़ी मुरगन ग़िज़ाएँ खाई जाती हैं और कुछ तो मीम्स भी बन रही हैं कि हमारे यहाँ जितना चनों में तेल डाला जाता है सुबह इतवार के नाश्तों में, इतने तेल का अगर ट्रम्प को पता चल जाए तो वो यहीं आ सकता है। तो ये बताइएगा, बहुत ज़्यादा मुरगन और ऑयली ग़िज़ाएँ खाते हैं। यही बता रहा हूँ कि लोगों को अभी तक ये नहीं पता कि वो उन्होंने खाना है तो क्यों खाना है। मसलन न्यूट्रिशन में क्या क्या चीज़ें हैं। न्यूट्रिशन में सबसे पहले पानी आता है, पानी के बारे में पता ही नहीं है। कोई लोगों से पूछें तो वो कहते हैं जी प्यास लगती है तो पानी पीते हैं, हालांकि वो तो 50% प्यास बताती है ना आपको कितना पानी आप पी लें। चलें सर, आप बता ही दें, आगाही हो जाए कितना पानी पीना चाहिए। यानी कि अगर आपको यानी कि जो प्यास लगती है ना वो आपका 50% आपको बताता है कि ये यानी कि आपको 10 की जरूरत है, वो 5 का बताएगा। ठीक है। अब आप खुद सोचते हैं कि आपको प्यास लगती है तो सिर्फ 5 गिलास, यानी कि 5 गिलास की आपकी कमी हो जाती है, कमी रह जाती है। यानी कि जो से मेल हैं उनको कम से कम 3.7 लीटर की ज़रूरत होती है दिन में, और औरतों को 2.7 की ज़रूरत होती है। तो हम कितना पीते हैं? हम तो कोई 3-4 बहुत ज़्यादा हो गए तो 8 गिलास पी लिए, इससे ज़्यादा तो हम पीते ही नहीं पीते। ठीक है ना। उसके बाद फिर जो है ना ये जो सी आपने कहा कि मुरगन ग़िज़ाएँ खाएँ तो फिर उसके साथ जो है ना वो आपको एसिडिटी वगैरह होती है। हाँ, ये देखिए ना, कोई चीज़ें होती हैं वो डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट हैं। मसलन आप रोटी खाएंगे, चावल खाएंगे, दालें खाएंगे, चने वगैरह खाएंगे, तो ये ऐसी चीज़ें जो डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट है। ठीक। और फिर उसके अंदर ऑयल आ जाएगा तो फिर और ही वो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग डिले हो जाती है। तो वो हम इसको रियलाइज़ ही नहीं करते और फिर यही चीज़ें खा के फिर हम सो जाते हैं। फिर सोते वक्त फिर जो है ना वो सारी रात जो है ना वो डाइजेशन का अमल, क्योंकि वो डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट है ना, अंदर की मशीनरी रात को भी काम करती रहती है। फिर उससे ब्लड प्रेशर भी राइज रहता है, फिर उसके साथ एसिडिटी भी ज़्यादा होती है, एसिड बहुत ज़्यादा पैदा होता है। फिर आपका मुंह के अंदर जो है ना वो एसिड आता है, वो आपके दांतों को ख़राब करता है, आपको ENT को ख़राब करता है। यानी कि आपको ये छींकें वगैरह जो सुबह आती हैं और ये सारी चीज़ें होती हैं, ये क्या है? ये यही चीज़ें हैं कि पता नहीं है कि किस वक्त खाना, नहीं खा के नहीं, आपने ये चीज़ें नहीं खा के सो सकते आप। आपको इनके यानी इनके मुतबादल चीजें खा के सोना होगा। हाँ, ये खा लें आप। अब आपने ये नहीं कहना कि छींकें आ रही तो मुझे कोई याद कर रहा है, आपको लेट नाइट खाना खा। मुतबादल भी बता दें। हाँ, मुतबादल यानी कि जिस तरह है ना कि हम एक रोटी चावल हम क्यों खाते हैं? हम बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स के लिए खा रहे होते हैं जो हमें एनर्जी देता है ना, इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी है ना। तो हम इसकी जगह पर ना आलू, केला, खजूर, शकरकंदी, अरवी ऐसी चीज़ें जो हैं वो इंक्लूड कर लें लेट नाइट में ना, बजाय कि हम यही खाएं और खा के सो जाएं और फिर उसके बाद हमारा। आलू सेफ है खाना? हाँ, आलू सेफ है। बेक पोटैटो? हाँ बिल्कुल, आप जिस तरीके से मर्जी खा लें। बॉइल्ड पोटैटोस खाना शुरू कर दें तो वेट बढ़ नहीं जाता? नहीं, वेट देखें आप फिर उसकी तरफ नहीं आ रही, एक्सरसाइज की तरफ नहीं आ रही। आपका मसल नहीं होगा तो वेट बढ़ेगा। आप तो मसल बना ही नहीं रहे। सही। आप कह रहे हैं कि मैं मसल के बगैर जो है ना मैं अपना वेट कम करूंगी, फिर क्या होगा? आपका मसल जाएगा, फैट उसी तरीके से रहेगा आपके अंदर। ठीक है, आप स्लिम हो जाएंगे लेकिन वो फैट नहीं गया, आपका फैट बहुत कम जाएगा, मसल जाएगा। और मसल तो आपका इंपॉर्टेंट है ना, प्रोटीन इंपॉर्टेंट है ना, आपका मेटाबॉलिज्म लो हो जाएगा, आप यानी कि सेहतमंद नहीं रहेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम देखें तो हैप्पी इंटरनेशनल हॉट एंड स्पाइसी फूड डे है आज, और खवातीन के लिए स्पाइस इज लव। मैं तो कहता हूँ कि मैं तो प्रमोट करता हूँ कि आपने जो भी खाना खाना है तो वो मजेदार करके खाना है। उसके अंदर डालें आप स्पाइसेस, क्यों ना डालें? तो उनका सबब स्पाइसेस नहीं है, उनका सबब ये चीजें हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं कि वो जो सी चीजें डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट है उसके अंदर स्पाइसेस आ जाती हैं, तो फिर हमें वो खट्टे डकार वगैरह आते हैं तो हम कहते हैं ओह माय गॉड, ये जो है ना वो मैंने मिर्चें डाली थी ना, ये उसकी वजह से है। नो, मिर्चों की वजह से नहीं है। अब ये स्पाइसेस जिस तरह आपने पहले कहा कि ये हल्दी हो गई जी, ये जो अदरक हो गई, लहसुन हो गया, काली मिर्च हो गई, ये 4 ऐसी चीजें हैं जो इंतहाई जबरदस्त किस्म की एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी लिपिड है, बहुत फवायदा है इनके, और एंटी डायबिटिक है। अब आप खुद सोचें कि ये स्पाइसेस अगर आप इस्तेमाल करें इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया सुबह दोपहर शाम, तो ये प्रिवेंटिव मेडिसिन के लिए तौर पर भी काम कर सकते हैं। ये भी बताइएगा, मैंने एक इजरायली मूवी मैंने देखी तो उसके अंदर वो एक बाप अपने बेटे को मना करता है ये केचप और मायोनीज से कि ये तुमने खबरदार तुमने बर्गर में या सैंडविच में डाल के खाई तो इसके क्या नुकसानात हैं? अगर
بنانے والے یہ کہہ رہے ہیں تو obviously کوئی نہ کوئی اگر اپنے وہ بچوں کو روک رہے ہیں تو بہت سارے خطرات اس کے اندر موجود ہیں، اور ہم تو جناب بھر بھر کے کھا رہے ہوتے ہیں، ہماری تو پوری ہر بوتل چیز الٹا ہی دیتے ہیں ادھوری ہم ہے، پلیٹ کے پراٹھوں اندر۔ میں بھی یہی سب چیزیں اچھا نہیں، وہ پھر ہم اصل چیز سے ہٹ رہے ہیں۔ صحیح، ہم پہلے اس کو تو فوکس کریں کہ ہم کھا کیا رہے ہیں، ہمیں یہ تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ ہم نے کھانا کیا ہے۔ ہم تو وہ کھا ہی نہیں رہے جو تو ہم ساری بلیم جو ہے نا وہ کیچپ پر دے دی، میونیز پر دے دی۔ کیا کھانا چاہیے سر؟ اچھا کیا کھانا چاہیے؟ آپ کو کاربوہائیڈریٹس کھانے چاہیے۔ صحیح، اچھا جون سی بھی آپ نے میل لینا ہے نا، میل جو ہے نا وہ ہمیں 8 آورلی لینا چاہیے، ٹھیک، کیونکہ ہمارے اندر جو سے کاربوہائیڈریٹ ہیں وہ میکسیمم 8 آورلی رہتے ہیں، اس کے بعد وہ ختم ہو جاتے ہیں، یعنی کہ وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی ختم ہوتے ہیں تو باڈی اپنا گلوکوز خود بنانا شروع کر دیتی ہے، اور وہ کس سے بناتی ہے؟ آپ کے پروٹین سے بناتی ہے، اور آپ کیا ہیں؟ آپ پروٹین ہیں، آپ کا لین مسل، آپ کا جو ہارمونز، آپ کے انزائمز، آپ کی سکن، آپ کی لنگ، ساری چیزیں مختصر یہ کہ آپ کھائیں لیکن آپ جناب جلائیں بھی، ایکسرسائز بھی کریں، وہ بہت زیادہ ضروری ہے آپ کے لیے کرنا، تاکہ آپ کا مسل جو ہے وہ اچھا رہے اور فیٹ کم ہو، نہ کہ آپ کا مسل کا لاس ہو۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ یہاں پر ناظرین وقت ہوا آپ بریک شامل کرتے ہیں، اور اس مشورے پہ جناب آپ بھی عمل کریں کہ مرچ مسالے کھائیں ضرور، پھیکا مت کھائیں، لیکن فوڈ شوڈ بی ٹیسٹی، لیکن اس کو دیکھ کے تھوڑا سا خیال کریں۔ ایکسرسائز جو ہے یہ لازمی آپ نے کرنی ہے، یہ آپ کی ڈیلی روٹین ہونی چاہیے۔ بریک شامل کرتے ہیں، اسٹے وتھ اس۔ ویلکم بیک ناظرین، اور پروگرام میں آپ کچھ بات کر لیں گے سونے کی، یعنی کہ گولڈ کی قیمتیں دنیا بھر میں نئی بلندیوں کو چھو رہی ہیں، اور پاکستان میں بھی اس کے اثرات واضح ہیں۔ مشرق وسطیٰ کی کشیدگی، امریکی معیشت کے اعداد و شمار اور عالمی مالیاتی غیر یقینی صورتحال نے سرمایہ کاروں کو محفوظ اثاثوں کی طرف راغب کر دیا ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ سونے میں سرمایہ کاری بدلتے معاشی حالات میں کس حد تک محفوظ ہے۔ امریکہ اور مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال سونے کی قیمتوں پر کیسے اثر ڈال رہی ہے، اور پاکستان میں اس کے اثرات عام شہری اور سرمایہ کار دونوں کے لیے کیا ہیں؟ اس معاملے کی وضاحت کے لیے اور اسے سمجھنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے چیئرمین آل پاکستان جیولرز مینوفیکچررز ایسوسی ایشن محمد ارشد صاحب نے۔ ویلکم ٹو سنو پاکستان۔ ارشد صاحب، حالیہ عالمی غیر یقینی صورتحال، مشرق وسطیٰ میں کشیدگی، بین الاقوامی منڈیوں میں اتار چڑھاؤ، کیا آپ دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں سونوں کی قیمتوں پر کس طرح اثر انداز ہو رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ اس اہم ایشو کے اوپر آپ نے وقت دیا مجھے۔ دیکھیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر جو ہے میٹلز کے ریٹ جا رہے ہیں، جو آپ کی نظر میں بھی ہیں، اور منگل والے دن جو ہے $4645 پر اونس پر ٹریڈ ہوئی، اور پاکستان کے اندر سونا جو ہے وہ 4,70,000 روپے سے بھی قیمتیں تجاوز کر گئیں۔ تو میں تو اس کو بحران کہوں گا، ایک بحران، کیونکہ ہمارے سیکٹر کے لیے ایک بہت بڑا بحران ہے یہ، اور جیولری کا بزنس جو ہے بہت زیادہ متاثر ہوگا اس چیز سے، کیونکہ اتنی زیادہ قیمتیں ہونے پر جو ہے مارکیٹ کے اندر کسٹمر نہیں ہے ہمارے پاس جی۔ انویسٹمنٹ کے لیے لوگ کوئی 5 گرام 10 گرام 20 گرام 50 گرام خرید رہے ہیں، لیکن جو جیولری کا بزنس تھا وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوا ان قیمتیں بڑھنے سے، قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے۔ اس میں اثر جو جغرافیائی صورتحال کا بھی ہے، اس وقت کشیدگی جو چل رہی ہے ایران اور امریکہ کے درمیان، پلس یہ ایک معاشی وار ہے جس کے اوپر جو ہے ہر ترقی یافتہ ملک جو ہے، ہر ترقی پر ملک جو ہے وہی چاہتا ہے کہ میں اپنے ذخائر جو ہے، اپنے ریزرو جو ہے وہ سونے میں کنورٹ کروں۔ یہ ایک جنگ چل رہی ہے، اور جو ایسے جیسے چائنا ہے ہمارا، اور آپ کا ازبکستان، یہ لوگ یہ کنٹریز جو ہیں یہ خریداری کر رہی ہیں اس وقت، اور سونے کی قیمتیں نیچے نہیں آ رہی، جس کے سے روزانہ کی بنیاد پر جو ہے نئے ریکارڈ بن رہے ہیں سونے کی قیمتوں میں۔ بالکل درست فرمایا ارشد صاحب آپ نے، کیونکہ جو معاشی طور پر دیکھیں، عالمی سطح پر بھی دیکھیں، کشیدگی ہے جس کی وجہ سے گولڈ کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور قوت خرید بھی متاثر ہو رہی ہے، اور بزنس بھی متاثر ہو رہا ہے۔ سونا تاریخی طور پر سرمایہ کاروں کے لیے محفوظ اثاثہ کیوں مانا جاتا ہے، کیا وجہ اس کی؟ دیکھیں اس وقت لوگوں کا
पेपर करेंसी से और बिलखुसूस मैं अगर जिक्र करूं यूएस डॉलर्स पर से एतमाद खत्म हो गया है, सही, क्योंकि आप देखते हैं दुनिया के अंदर ट्रेड डॉलर पर होती है, गोल्ड का रेट भी निकलता है, डॉलर से कन्वर्ट होकर निकलता है। आज वो एतमाद खत्म होने जा रहा है और मेटल जो है, मेटल की डिमांड में इजाफा हो रहा है। प्लस अमरीकी पॉलिसियां देखें आप, टैरिफ देखें, शरह सूद में कमी, इसने आवाम का एतमाद जो है खो दिया और सोने की कीमतें जो है वो रोजाना की बुनियाद पर बढ़ने लगी। ये बहुत सारी वजूहात है, प्लस जुग्राफियाई सूरत हाल जो इसमें कशीदगी है। एक बयान आता है $100 मार्केट $200 ऊपर चली जाती है। अब देखिए कल इन्होंने एक फेवर में बयान दिया, मार्केट $150, ईरान के फेवर में बयान दिया, $150 मार्केट नीचे आ गई। तो ट्रम्प साहब के ट्वीट के ऊपर जो है मईशत चल रही है इस वक्त। सही। अच्छा अरशद साहब, हम देखते हैं कि आलमी मार्केट में जो सोने की कीमतें होती हैं, उसका इजाफा, उस इजाफे के जो असरात हैं, उसका जो इम्पैक्ट है, वो पाकिस्तान की सराफा मार्केट में कैसे ज़ाहिर हो रहा होता है? सर इस वक्त बहुत बुरी सूरत हाल है। अब यकीन कीजिए इस वक्त हमारा जो मैन्युफैक्चरर्स है, कारखानदार है, कारीगर तबका है, वो एक शदीद माशी बहरान का शिकार है। इसके सबब हमारे वर्कशॉप्स बंद हो रहे हैं, हमारे कारीगर जो हैं वो बेरोजगार हो रहे हैं और इसमें अब ये हमारे सेक्टर से जो है नकल मकानी कर रहे हैं और दूसरे शोबेजात में जिसमें से बाइक चलाना या खाना घर से बनाकर लाकर फरोख्त करना, इतने बुरे हालात जो हैं वो पहुंचे। क्योंकि अब देखिए गिफ्ट आइटम्स जो है वो मार्केट के अंदर सेल होना बंद हो गए हैं। गिफ्ट आइटम के अब तो ज्वेलरी बिकनी जो है वो पाकिस्तान के अंदर बिकनी ही बंद होगी। अच्छा अरशद साहब ये बताइएगा, इस वक्त करंटली सोने की कीमत क्या है? आवाम खरीद सकते हैं? क्या ये राइट टाइम है अगर सरमायाकारी करनी है या बाय करना है फॉर एनी रीजन? देखिए मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान की 70-75 साल तारीख है कि सोने की कीमतें बढ़ी हैं। पाकिस्तान जब बना, पाकिस्तान ने अपना सफर शुरू किया तो 50 रुपए फी तोला पर ट्रेड हो रहा था। आज हम 25 के अंदर जो है 4,77,000 रुपए से ऊपर पर ट्रेड कर रहे हैं सोने का। इसी तरह अगर मैं आपके प्रोग्राम में अगर चांदी की बात करूं, चांदी की कीमत देखें आसमान को छू रही है पाकिस्तान के अंदर और दुनिया के अंदर। आलमी मंडी के अंदर $92 पर औंस पर ट्रेड हो रही है और चांदी के मतलब पाकिस्तान के अंदर 10,000 रुपए तोला से भी तजावुज कर गई है। 3 महीने पहले, 4 महीने पहले की अगर हम बात करें तो ये सिल्वर जो है 3300 रुपए तोला में ट्रेड हो रहा था और आज हम 10,000 पर खड़े हो गए। इट मीन्स ये कि इसका इस्तेमाल भी जो है इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत बढ़ गया है सिल्वर का, जिसकी वजह से सिल्वर की कीमत भी बहुत बढ़ रही है। और सोना तो फिर अपनी एक मेटल है और जिसके ऊपर पूरी मईशत चलती है। अब दुनिया के अंदर रिजर्व जो है वो पेपर करेंसी के बजाय अरशद साहब ये बताइएगा कि क्या सोना महंगा हो गया है, इस वजह से लोग जो है वो फिर मुतबादिल धात यानी चांदी की तरफ राग़िब हुए हैं, चांदी को खरीद रहे हैं? दूसरी तरफ देख रहे हैं कि चाइना बहुत बड़ा बायर है, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के अंदर भी यूज़ किया जा रहा है और भी इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चांदी की यूज़ की जा रही हैं। अब रीज़न क्या है? और अगर आवाम को सरमायाकारी करनी है, सोना पकड़ा ही नहीं दे रहा, तो फिर क्या चांदी आप रेकमेंड करते हैं? जी बिल्कुल, मैं तो कहूँगा देखिए अब चांदी जो है, सोना तो अब एक आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया और ये अब लग्जरीज में आने वाला है गोल्ड। तो इसका मुतबादिल जो है सिल्वर ज्वेलरी होगी और इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे कि सिल्वर ज्वेलरी जो है वो सोने की जगह लेगी आने वाले सालों के अंदर। और बेहतर यही है कि आप अगर सोना नहीं खरीद सकते तो सिल्वर के अंदर कोई छोटी इन्वेस्टमेंट करें, वो लेके डाल दे अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा। अरशद साहब किस फॉर्म में, लास्टली ये भी बता दें, मतलब जेवरात की फॉर्म में या किसी और फॉर्म में? जी जिस फॉर्म में भी मिले, देखिए मेटल है, अगर बार्स की सूरत में लेना चाहे बाहर ले लें, 150 ग्राम का अपने लेके बच्चों के लिए रख दें। ज्वेलरी लेना चाहे ज्वेलरी ले लें, लेकिन ये है कि मेटल का फ्यूचर है अब राइट। सही, चलें ठीक है। अगर सोना नहीं बाय कर सकते तो चांदी आप बाय कर सकते। बहुत शुक्रिया अरशद साहब आपके वक्त का। और मुतबादिल भी मौजूद है, लेकिन यह कि गोल्ड की कीमतें आसमानों को छू रही हैं। गोल्ड अब पहुंच से बाहर होता जा रहा है और जैसे कि हम देख भी रहे हैं आलमी सतह पर कशीदगी है जिसकी वजह से गोल्ड की कीमतों में इजाफा हो रहा है। हर कंट्री चाह रही है गोल्ड बिल्कुल जमा कर ले। आप तो डायमंड की खरीदार है ना, आपका तो पसंदीदा डायमंड है। देखें एक डायमंड सिर्फ डायमंड ही चाहता है। डायमंड की कीमत के हवाले से बात की थी आपने, तारीफें शुरू कर दी हैं, साथ खुद को भी मिला लिया आपने, ये क्या बात है? देखिए
अपनी अपनी चॉइस है ना हर इंसान की। आपको गोल्ड पसंद है, डायमंड पसंद है, देखिए, वैसे हमें गोल्ड तो गोल्ड का क्या, हम हाँ, पहन ही आप नहीं तो सकते, पहन ही नहीं हमने सकते, क्या करना है गोल्ड तो का? चांदी का कुछ कर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मुझे प्लेटिनियम पसंद है। ओहो, नहीं लेकिन आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर सोचें बिल्कुल, तो ये इन्वेस्टमेंट गोल्ड के आप पॉइंट ऑफ बाय व्यू से कर किया लेंगे जा अब सकता है, जाएं? लेकिन मेरा ख्याल है चांदी कर लेनी चाहिए आपको, चांदी, yes। क्योंकि परसेंटेज के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो सोना उतना नहीं बढ़ा, बड़ा, जितनी ज्यादा चांदी बढ़ी है। तो अब इतनी सोना चांदी की बातें हो रही हैं तो चमकते शोबिज इंडस्ट्री चेहरों की बात हो के जाए। डायमंड की बात कर लेते हैं। आज का दिन जी हमारी इंडस्ट्री में बहुत ही अहम और ख़ास है, क्योंकि आज उस अजीम शख्सियत का जन्मदिन है जिसने उदासियों को कहकों में बदलने का फ़न सिखाया। हम बात करें वर्सेटाइल अदाकारा और सबकी पसंदीदा मोमो यानी कि हिना दिलपज़ीर साहिबा की, जो आज अपनी सालगिरह मना रही हैं। और हिना जी ने साबित किया कि टैलेंट किसी उम्र या हालात का मोहताज नहीं होता। उन्होंने अपनी हर परफॉर्मेंस से साबित किया कि वो अदाकारी की एक मुकम्मल एकेडमी है और आज पूरा पाकिस्तान उनकी मुस्कुराहट का मुअत्तरिफ है। और उनका सफ़र भी कमाल का है, कराची से मुत्तहदा अरब अमीरात और फिर वहाँ से वापसी। हिना जी की ज़िंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं नज़र आती। 2008 में ये ज़िंदगी है से शुरू होने वाला सफ़र कुद्दूसी साहब की बेवा के अनगिनत किरदारों और बुलबुले की लाफानी मोमो तक जा पहुंचा। वो सिर्फ एक अदाकारा नहीं बल्कि हमारे घरों का एक ऐसा हिस्सा है जिन्होंने हर नस्ल को हंसना सिखाया है। तो सुनो पाकिस्तान की तरफ से, हमारे प्लेटफॉर्म की तरफ से हिना दिलपज़ीर साहिबा को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद, और इसी तरह से ज़बरदस्त काम करती रहें और लोगों के चेहरों पर बिखेरती मुस्कुराहटें बिखेरती रहें। यस, बहुत एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त है। और आज भी जब पहला नाम आता है ना तो मोमो जहन में आता है तो सारा वो स्केच और वो सारे डायलॉग्स, वर्सेटाइल अदाकारा है, हम कितनी भी तारीफ कर लें। और हर कैरेक्टर के साथ इतना इंसाफ और इतनी ज़बरदस्त एक्टिंग वाकई काबिले तारीफ है, और ऐसे ही काम करती रहें। और अच्छा, ये हंसने हंसाने वाले तो आपने देखे, उनके कुछ कुछ ड्रामों के अंदर आपने देखा हो तो बड़े सीरियस रोल भी हैं उनके, जिसमें एक जल्लाद टाइप खातून का उन्होंने किरदार अदा किया और क्या खूबसूरती से किया है। आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि ये वही मोमो है जो यहाँ पे इतना गुस्सा किए हुए हैं और त्यूरियां चढ़ाए हुए हैं यहाँ पे। ऐसे ही है, तो बहुत कमाल, बड़ी जबरदस्त। और मोमो साहिबा जहाँ इतनी तारीफें समेट रही हैं, वहीं एक और खबर भी है मेरे पास जो तारीफ की हकदार है। वो ये है कि जी सोशल मीडिया पर हम देखते हैं तलखियाँ और लड़ाइयाँ होती अक्सर आम हैं और देखते भी हैं हम। वहीं मारूफ अदाकारा और टीवी मेज़बान फ़िज़ा अली ने एक ऐसी मिसाल कायम की है जिसने सबके दिल जीत लिए हैं। फ़िज़ा अली के साबिक शौहर फवाद फारूक दूसरी बार शादी के बंधन में बंध रहे हैं, और इस मौके पर फ़िज़ा ने न सिर्फ खामोशी इख्तियार की बल्कि इंतहाई खूबसूरत अंदाज में उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वाह जी, ज़बरदस्त बात है। और फ़िज़ा ने अपनी बेटी फ़राल की एक वीडियो शेयर की जिसमें वो अपने वालिद के साथ नज़र आ रही हैं, और फ़िज़ा ने अपने पैगाम में लिखा कि ज़िंदगी हमेशा सीधी नहीं होती है, कभी कभी ये हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहाँ शोर नहीं बल्कि सब्र बोलता है। ये अल्फाज उनकी शख्सियत की पुख्तगी और उनके सब्र की अक्कासी करते हैं यकीनी तौर पर। हम आज आप दूसरी शादियों की खबरें दे रही हैं अल्लाह सारी खैर करे। और मेरी पहली होने की बजाय दूसरी ना हो जाए। डायरेक्ट दूसरी शादी, डायरेक्ट कैसे मुमकिन है ये? मतलब इतनी दूसरी बात हो रही है। मैं वही कह रहा हूँ कि एक ही घंटे में अब दूसरी शादी दूसरी दफा हो रही है। तो खैर, सबसे उनकी अच्छी बात यह है कि फ़िज़ा ने अपनी बेटी के हवाले से भी ये बातें कही और लिखा कि फ़राल अपनी मासूम मुस्कुराहट के साथ अपने बाबा की ज़िंदगी के नए सफ़र की तैयारियों को रिकॉर्ड कर रही है, और ये देखकर एहसास होता है कि रिश्ते बदल सकते हैं, हैसियतें बदल जाती हैं, लेकिन इज़्ज़त और इंसानियत कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। अगर आपने रास्ते अलग करने हैं, ग्रेसफुली करें। फ़िज़ा अली का ये कहानी का अंजाम लड़ाई नहीं होता बल्कि एक बहुत बड़ा सबक है उन लोगों के लिए जो अलहदगी के बाद एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, और वाकई कभी कभी खामोशी और दुआ सबसे ताकतवर आवाज़ बन जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट ऑन अ सीरियस नोट बात यह है कि आपके दरमियान 100 इख्तलाफात हों, 100 झगड़े हों, अलहदगी हों, अगर आपके बच्चे हैं तो उन बच्चों पे उनका असर नहीं पड़ना चाहिए। और ये बहुत बड़ी मिसाल है। हम शोबिज़ इंडस्ट्री में देखते हैं काफ़ी लोग क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। अगर फ़िज़ा अली को भी देखें तो बहुत सारी चीज़ों में उनको क्रिटिसाइज किया जाता है। दोनों में से दोनों का कसूर होगा, किसी का ज्यादा होगा, किसी का कम होगा, लेकिन बच्चों का कोई कसूर नहीं। और ये बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने अपनी बच्ची की कितनी ज़बरदस्त ट्रेनिंग की हुई है कि बाप को भी वही इज्जत एहतराम देते हैं और एंजॉय कर रही हैं, ज़बरदस्त। यहाँ वक्त ब्रेक का देखते रहिए सुनो पाकिस्तान।
वेलकम बैक नाज़रीन। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं सर्दी का मौसम है और सर्दी में सब ठिठर भी रहे हैं और धुंध भी अंधाधुंध है आजकल। और ट्रैफिक आप देख लें, आज मैं जब आ रही थी तो सारी एक जगह सारी गाड़ियां जमा थी और लाइट्स ऑन की थी ताकि एक ग्रुप की सूरत में ना ट्रैवल कर सकें सारे। तो धुंध में बड़ा एहतियात काफी थी, लेकिन विजिबिलिटी ठीक थी, लेकिन उसके बावजूद मैं देखता हूँ कि लोगों ने लाइट्स भी सारी ऑन की होती हैं, हैजर्ड लाइट्स भी ऑन की होती हैं और बड़े चले एहतियात से तो जा रहे होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ही स्लो जा रहे होते हैं, लेकिन विजिबिलिटी ठीक होती है। यस, वो धुंध की संगीनी का वो गाड़ियां जो स्लो जा रही हमें जल्दी होती है पहुंचने। ये भी हो सकता है, हम खुद को भी कसूरवार कह सकते हैं, लेकिन वहां वो संगीनी को और बढ़ा देते हैं धुंध की। लगता है कि पता नहीं क्या हो गया कि कुछ नजर ही नहीं आ रहा, जीरो विजिबिलिटी। ऐसे में उज़ैर ये एक चीज है कि लेन का अपनी जरूर ख्याल रखें। बाइक्स वालों की अपनी लेन है, गाड़ी वाले की अपनी लेन है, वो थोड़ा एहतियात करें। ऐसे में बाइक्स वालों का थोड़ा ज्यादा ख्याल किया करें, स्पेशली राइडर्स का। मैं देखती हूँ सुबह सुबह पार्सल्स भी जा रहे होते हैं, खाने भी लोगों ने ऑर्डर किए होते हैं, तो वो आप देखते हैं कि राइडर्स को भी बड़ी परेशानी। इतनी सर्दी में आप तक पहुंचाना आपका पार्सल या आपका कोई भी चीज़। और एक तो फिर आप गिला ना किया करें कि खाना ठंडा हो गया या नहीं, मौसम इतना सर्द है कि वो बेचारा आपके पास अगर आ ही रहा है, दोबारा उसे ओवन कर लें खाने को आप, क्योंकि कोई भी चीज़ आप फ्रेश फूड भी रखें तो वो 2 मिनट के अंदर ठंडा हो जाता है। आपको कई बार तो सर्दियों में 2 बार सालन गर्म करके खाना पड़ता है क्योंकि वो फौरन पड़ा ठंडा हो जाता है। और ऐसे में जब ये लोग आपकी तरफ आए तो जिस तरह गर्मियों में आप इन्हें कोई ठंडा पानी वगैरह पिलाते हैं, कुछ ऑफर करते हैं, तो आप सर्दियों में भी जब गरम मशरूब कोई आए तो चाय कॉफी आप ऑफर कर सकते हैं। हाँ, आप ऑफर कर सकते हैं, बिल्कुल जी। वैसे भी तो आप लोगों की मदद कर ही रहे होते हैं, ये लोग ज्यादा हकदार हैं, तो जनाब इनकी जरूर मदद कीजिए। अब हम वेदर की तरह आपने आज आपने पूछना नहीं है कि मुख्तलिफ शहरों में मौसम का क्या दर्जा आप खुद बता देंगी कि जो सर्दी के हालात चल रहे हैं ना, आप बता देंगी कि उज़ैर देखें डेली ना एक वो नेचर बन जाती है कि जब तक पूछा ना जाए हमने भी काम नहीं पहले आप वाले चक्कर में रह जाए हैं। नहीं, आप पूछें कि आप मौसम का क्या कहना है। मैं तो उसके बारे में इतना ही कहूंगा कि जितनी मर्जी ठंड पड़ जाए, मैं फिर भी ये नहीं कहूंगा कि जनाब गर्मियां बेहतर। मुझे लगा आप कहने लगे जितनी मर्जी ठंड पड़ जाए, कलेजे में ठंड पड़ना ज्यादा जरूरी है। ये भी हो सकता है, लेकिन मैं वो ये कह रहा हूँ कि हम ये नहीं कहेंगे कि जनाब गर्मियां बेहतर है, गर्मियां बेहतर, ठंड ठीक है चाहे जितनी मर्जी पड़ती है। ये आप जो सर्दियां नहीं अफोर्ड कर सकते उनसे पूछें, वो कहेंगे गर्मियां बेहतर है। तो ये तो भाई डिसाइड नहीं हो सकता, इंसान किसी हाल में खुश नहीं है। करा ले, ज्यादा सर्दियों वाले निकलेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। किसी हाल में खुश नहीं हो सकता भाई, हर मौसम को एंजॉय करना। कपड़े निकलते हैं ना ऐसे वोटिंग के संदूक में से ना वोट ज्यादा सर्दियों के निकल रहे हैं। पहनने के लिए सर्दियां चाहते हैं, हम तो फैशन अपना पूरा करने के लिए सर्दियां चाहते हैं। तो यस, मुख्तलिफ शहरों में दर्जा हरारत क्या है और आपका फैशन पूरा हो सकता है। आप नॉर्दर्न एरियाज में जा सकते हैं, क्या सूरत हाल रहेगी ये जानने के लिए चलते हैं। और नॉर्दर्न एरियाज भी जाना तो मेरा ख्याल है मैं थोड़ा सा और बंदोबस्त नहीं, आप यहीं रुके, मैं जाती हूँ और मैं बताती हूँ कि आज मौसम कैसा रहेगा। नाज़रीन, मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर बरकरार है। बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली ठंड पड़ रही है और पारा नुक्ता इंजमात से कई डिग्री नीचे गिर गया है, जबकि पंजाब और सिंध के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में हैं। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। और हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान की, जहां पर वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। गिलगित का टेम्परेचर देख लेते हैं। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत है 13 और कम से कम -5 डिग्री तक गिरने का इम्कान है। रुख करे स्कर्दू का तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 0 और कम से कम -13 डिग्री तक गिरने की तवक्को है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में मौसम शदीद सर्द और मतला अब्र आलूद रहेगा। बात करें आज़ाद कश्मीर की, तो यहाँ पर बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद लिए चलेंगे आपको, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है -1 और कम से कम -6 डिग्री तक रहने का इम्कान है, जबकि श्रीनगर में ज्यादा से ज्यादा पारा हम देख रहे हैं 6 और कम से कम -4 डिग्री रहने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान सुबह के औकात में कोहरा पड़ने की पेशगोई की है। और अब आपके साथ शेयर करेंगे मेजबानों की धरती यानी कि खैबर पख्तूनख्वा का मौसम। सूबे के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शिमाली अजला में शदीद सर्द रहेगा। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर की बात करते हैं। पेशावर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 18 और कम से कम 6 डिग्री रहने का इम्कान है। सवात की बात करेंगे, जिसे पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड कहते हैं। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 4 और कम से कम -2 डिग्री तक गिरने की तवक्को है।
महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान पेशावर, मर्दान, नौशहरा, चारसदा, लकी, मरवत और सवाबी में धुंध छाए रहने की तवक्को है। और अब नजर डाल लेते हैं 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब के मौसम पर। पंजाब में सूबे के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। बागों के शहर लाहौर का रुख करते हैं। लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 13 और कम से कम 5 डिग्री रहने का इम्कान है। शहर बेमिसाल इस्लामाबाद की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पारा है 17 और कम से कम 5 डिग्री रहने की तवक्को है। औलिया के शहर मुल्तान का जिक्र हो जाए, मुल्तान में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 20 और कम से कम 8 डिग्री रहने का इम्कान है। और आइंदा 24 घंटों के दौरान मरी, गलियात और गिरदोनवाह में मौसम शदीद सर्द रहेगा, जबकि सियालकोट, नारोवाल, जहलुम, गुजरावाला, शेखुपुरा, कसूर, राजनपुर और रहीम यार खान में धुंध छाए रहने का इम्कान है। और अब बात करेंगे बलूचिस्तान के मौसम की, जहां हम देख रहे हैं कि सर्दी की शिद्दत में नुमाया इजाफा हो गया है। कोयटा की बात करें तो कोयटा में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 15 और कम से कम 1 डिग्री तक गिरने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सूबे के बेशतर अजला डेरा बुगटी, कोहलू, डेरा मुराद जमाली, नसीराबाद, झलमक्सी, सिब्बी और गिरदोनवा में धुंध छाए रहने का इम्कान है। और आखिर में हमेशा की तरह आपके साथ शेयर करेंगे सूबा सिंध का मौसम, जहां अक्सर इलाकों में मौसम सर्द और मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। शहर कायद कराची लिए चलेंगे आपको। कराची में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 27 और कम से कम 15 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि हैदराबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 26 और कम से कम 15 डिग्री रहने की तवक्को है। जबकि आइंदा 24 घंटों के दौरान सिंध के बेशतर अजला, लाड़काना, टंडूजाम, सखर, रोहड़ी और शिकारपुर में दरमियानी से शदीद धुंध छाए रहने का इम्कान है। जी तो नाज़रीन, ये थी मौसम की सूरत हाल। और सर्दियों में एक और गलती जो हम करते हैं, और इस चीज़ का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, गैस का बढ़ता हुआ इस्तेमाल, जहाँ सहूलियात हमें बहुत सारी फराहम कर रहा होता है, वहीं एक संगीन और जानलेवा ख़तरा भी खामोशी से घरों में दाखिल हो जाता है, और वो है गैस लीकेज और गैस धमाके। रेस्क्यू हुकाम की जारी करदा एडवाइजरी के मुताबिक सर्दियों में गैस लीकेज के वाक़यात और उनके नतीजे में होने वाली हलाकतों में तशवीशनाक हद तक इजाफा हुआ है। उज़ैर, चंद रोज़ कबल इस्लामाबाद में पेश आने वाला इंतहाई अफसोसनाक वाक़या उस खतरे की एक दिल दहला देने वाली मिसाल है, जहाँ गैस धमाके के नतीजे में नौबयाता दुल्हा दुल्हन समेत कई अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि इर्द गिर्द के मुतादिद घर भी बुरी तरह मुतासिर और मुनहदम हो गए। ये हादसा हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर हम कहाँ गलती कर रहे हैं। क्या ये सानेहात महज इत्तेफाक हैं या हमारी मामूली लापरवाहियाँ पुराने आलात और हिफाजती उसूलों से लाइल्मी इन्हें जानलेवा बनाती है? तो आज के इस खुसूसी सेगमेंट में, आगाही सेगमेंट में बल्कि, हम रेस्क्यू 1122 के नुमाइंदे से ये जानेंगे कि गैस धमाकों की असल वजूहात क्या हैं, किन एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए ऐसे हादसात से बच सकते हैं। तर्जुमान रेस्क्यू पंजाब फारूक अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। फारूक साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक सर्दियों में गैस लीकेज और गैस धमाकों के वाक़यात में बेपनाह इजाफा हो जाता है। ज़रा हमें ये भी तफसीलन बताइएगा हमारे देखने वालों के भी, कि कौन सी ऐसी गलतियाँ हम लोग कर रहे होते हैं जिसकी वजह से ऐसे हादसात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं सर्दियों। बहुत शुक्रिया जी सब लोगों को। सबसे अहम बात यह है कि सन 2025 का अगर हम डाटा अपने सामने रखें तो 28,000 से ज़ायद ऐसे फायर के केसेस हैं जिनके ऊपर रेस्क्यू 1122 ने रिस्पॉन्ड किया है, और 5,000 से ज़ायद ये फायर केसेस हैं जो सिर्फ लाहौर यानी कि सूबाई दारुल-हुकूमत। और ये सारे के सारे केसेस वो हैं, ये वो ऐसा सीन नहीं है कि इसमें कोई बंदा कहे कि ये खुद ब खुद हो जाते हैं। इनमें किसी ना किसी जगह पे कहीं ना कहीं हमारी अपनी लापरवाही, हमारा ओवरलुक होता है और ये वाक़या होता है। जो आप खास बात कर रहे हैं गैस के ऊपर, तो एक बेसिक चीज़ है, जैसे आप रात को सोने के लिए जाते हैं और आप क्या करते हैं कि आप अपने घर का दरवाजा चेक करते हैं, दरवाजा लॉक है, मेरी गाड़ी लॉक है, तो आप एक इजाफी चेक शामिल कर लें कि क्या आपके किचन के अंदर जो गैस है वो लीक तो नहीं हो रही, क्या वो स्विच बंद है या वो ऑन है। इसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारे आजकल के गीजर हैं, यकीन करें ये जो हमारे इंस्टेंट गीजर हैं इनको साइलेंट किलर कहा जाता है। अच्छा, जितने घरों में ये इंस्टेंट गीजर लगे हुए हैं, अगर आप इसे गूगल से सर्च करें तो आप हैरान हो जाएंगे। ये आपको साइलेंट किलर के नाम से जाने जाते हैं।
اچھا اس کی وجہ کیا بنتی ہے کہ ہم رات کو اگر کوئی یہ آپ سارے اپلائنسز کو ذہن میں رکھیے گا, آپ چولہے کو ذہن میں رکھیں, اپنے گھر کے کمرے کو گرم کرنے کے لیے جو چیز ہے اس کو ذہن میں رکھیں, اور یہ جو سائلنٹ کلر ہے ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھیں. جب رات کو کسی بھی وجہ سے گیس کھلی رہ جاتی ہے تو صبح جب آپ اٹھتے ہیں تو یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے, اگر آپ کو گیس کی اسمیل آئے, یہ ایک میسج اگر ہمارے ہر بندے تک یہ پہنچ جائے, اگر آپ کو گیس کی اسمیل آئے تو 2 ایسے کام ہیں جو آپ نے کسی بھی صورت میں نہیں کرنا. پہلی بات یہ ہے کہ ایون آپ نے اپنے موبائل کو ٹارچ بھی آن نہیں کرنی. آپ نے کسی بٹن کو, کسی الیکٹریسٹی کے بٹن کو, کسی اگزاس کو آپ نے آن نہیں کرنا. اور یہ کیوں نہیں کرنا؟ یہ اس لیے نہیں کرنا کہ جب آپ کے کمرے میں کسی بھی میل فنکشننگ کی وجہ سے گیس بھر گئی ہے, کسی کچن میں گیس بھر گئی ہے, اور جب کوئی شخص, کوئی فرد گھر کا کوئی لائٹر آن کرتا ہے, کوئی بٹن آن کرتا ہے, اور جب وہ بٹن آن کرتا ہے تو اس بٹن کے بورڈ کے اندر اتنا سپارک اویلیبل ہوتا ہے کہ جب اس کمرے میں گیس بھری ہوتی ہے تو اس بورڈ کے اندر بھی گیس بھری ہوتی ہے. وہ جب سپارک اس کو ملتا ہے تو یہ جتنے بڑے آپ کیسز سنتے ہیں نا, یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ سلنڈر بلاسٹ نہیں ہے, یار موسٹلی گیس ایکسپلوژن. جب کسی گھر میں گیس بھر جاتی ہے اور وہ گیس کا ایکسپلوژن ہوتا ہے تو وہ 1 منزل 2 منزل اور 3 منزلوں کو اڑا کے رکھ دیتا ہے. ہم سلنڈر کی بھی بات کرتے ہیں لیکن یہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو اس کے ساتھ ایک اور بات بتاؤں جو کہ لنک ہے. اگر جو سائلنٹ کلر آپ کا انسٹنٹ گیزر ہے, جب اس گیزر کو رات کو ہم چلاتے ہیں, اس کو اگنائٹ کرتے ہیں, عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب ٹیپ کو کھولا جاتا ہے, جب ٹوٹی کو کھولا جاتا ہے تو ایک سسٹم ہوتا ہے کہ وہ خود بخود گیس آن ہوتی ہے اور اس کے اندر ایک سیل لگا ہوا ہوتا ہے, وہ اس کو اگنائٹ کرتا ہے. کسی بھی وجہ سے اگر گیس کم ہو یا زیادہ ہو تو وہ اس کو اگنائٹ نہیں کرتا, وہ بار بار اس کو ٹرائی کرتا رہتا ہے. جب اگنائٹ نہیں کرتا تو گیس بننا شروع ہو جاتی ہے. اس مرحلے میں بھی جو گیس ہے وہ آپ کے گھر میں اکٹھی ہو سکتی ہے. اینڈ سیکنڈ ون, اگر آپ کے گھروں میں بڑے لگے ہوئے ہیں گیزر, تو اس کے ساتھ اگر وہ آٹومیٹک تھرموسٹیٹ نہیں لگا ہوا تو آپ نے کیا کیا, آپ نے رات کی آسانی کے لیے صبح کون بندہ اٹھ کے پانی کو گرم کرے گا, تو آپ اس کو آن کر دیتے ہیں ہلکا سا. اب رات کو گیس چلی گئی, اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی کٹ ملتی ہے, اگر گیس چلی جائے تو وہ اس گیس کو آٹومیٹکلی شٹ ڈاؤن کر دیتی ہے. اور اگر آپ نے وہ گیس کٹ نہیں لگائی ہوئی, ہوگا کیا کہ وہ گیس آپ کے گھر میں آپ کے دائیں بائیں بھرنا شروع ہو جائے گی. اور صبح کوئی بھی فرد اٹھے گا, جو ہی وہ اس کو کوئی بٹن آن کرے گا تو اس گھر میں ایک گیس ایکسپلوژن ہو جائے گا. تو کرنا کیا ہے, رات کو سوتے ہوئے آپ کے کمرے میں جو ہیٹر موجود ہے, چاہے وہ بجلی کا ہے, چاہے وہ انسٹنٹ ہے, چاہے وہ کوئلوں کا ہے, واٹ ایور جو کچھ بھی ہے, آپ نے رات کو بند کر کے سونا ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ اور بنیادی چیز ہے. اور وہ جو لوگ, جن لوگوں نے انسٹنٹ گیزر لگائے ہوئے ہیں, وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ ان گیزر کو اوپن ٹو اسکائی لگائیں. ایسا نہ کریں عام طور پہ ہم ان گیزر کو کچن کے اندر لگاتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, ہم ان گیزر کو اپنے باتھ روم کے اندر لگاتے ہیں. اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے, اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی وجہ سے کوئی بندہ ٹیپ کھولتا ہے, اس کے ساتھ ایک سسٹم لگا ہوا ہوتا ہے, ٹائم تھوڑا اس کو بتانا ممکن نہیں ہے. تو آپ اس سسٹم کو جب دیکھتے ہیں تو وہ گیس نکلنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ بھر جاتی ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. تو آپ نے انسٹنٹ گیزر کو اوپن ٹو اسکائی لگانا ہے, نمبر 1. بہتر بات یہ ہے کہ آپ انسٹنٹ گیزر نہیں لگائیں, یہ بہت خوفناک ہے. اور دوسرا, اگر آپ کے گھر میں بڑا گیزر لگا ہوا ہے, اس کو بھی آپ نے اوپن ٹو اسکائی لگانا ہے, کھلی جگہ پہ لگانا ہے, اور اس کے ساتھ آپ نے تھرموسٹیٹ لگانا ہے, اس کو آٹومیٹکلی آف کر دیں. اینڈ دا لاسٹ ون, رات کو آپ نے, جیسے آپ گھر کا گیٹ دیکھتے ہیں, آپ لاک دیکھتے ہیں, آپ نے اس کو چیک کرنا ہے اور آپ نے اس کو انشور کرنا ہے کہ وہ ساری چیزیں آپ ہو جائیں. اگر آپ یہ چھوٹی سی بیسک کام کر لیں گے تو بہت سارے مسئلے بچ جائیں گے. اچھا فاروق صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ اب گیس کبھی آ رہی ہے کبھی نہیں آ رہی ہے. اس صورتحال میں کچھ لوگوں نے گیس سلنڈر بھی گھروں میں رکھے ہوتے ہیں, اور سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ اتنی ضرورت پیش نہیں آتی تو شاید گیس سلنڈر آپ نے کہیں نہ کہیں ڈراور میں رکھے ہوتے ہیں, کچن میں, وہ کیبنٹ میں رکھے ہوتے ہیں بیک اپ کے لیے. تو یہ کتنے خطرناک ہوتے ہیں گیس سلنڈر اس طرح سے رکھنا؟ دیکھیں, سب سے بات ایک نوٹ کر لیں کہ گیس کے اوپر جو سٹوو لگایا ہوا ہوتا ہے یہ بہت خطرناک ہے. آپ یوں سمجھیں کہ آپ نے ایک بم کو اپنے بچوں کے درمیان میں رکھ لیا ہے اور آپ اس بم کو اپنے ساتھ رکھ کے آپ روٹیاں پکا رہے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے اس گیس سلنڈر کو اپنے کچن سے باہر رکھنا اور اس کے ساتھ لوہے کی پائپ کو اٹیچ کر کے اس کے آگے والو لگانے. یہ جو طریقہ کار ہے نا کہ گیس سلنڈر جدھر کوئی ضرورت پڑتی ہے
ہم اس کو اپنے کمرے میں لے جاتے ہیں, چلو روٹیاں بھی پکا لیتے ہیں, اور روٹیاں پکاتے پکاتے ہم دوسرا کام یہ کریں گے, کمرہ بھی گرم ہو جائے گا اور روٹیاں بھی پک جائیں گی. یہ سلسلہ ٹھیک نہیں ہے. سلنڈر کو آپ نے جب بیک اپ کے طور پہ رکھنا ہے, آپ نے اسے کچن سے باہر رکھنا ہے, اور درمیان میں دیوار یا کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے. اور دوسرا آپ نے سلنڈر صحیح والا لینا ہے. یہ جو 5000 2000 کے ہر گلی میں ہر جگہ پہ بہت بک رہی ہے, یہ آپ نے نہیں لینا. برائے مہربانی کسی اسٹینڈرڈ کمپنی کے پاس جائیں جو پراپر سلنڈر کو چیک کر کے بیچتے ہیں, اس کے اوپر گریڈ لگا ہوا ہوتا ہے. یہ سلنڈر جو ہے نا, یہ فاروق صاحب یہ بڑی آپ اہم بات کر رہے ہیں, مطلب عام صارف یہ نہیں فرق کر پاتا کہ کون سا کوالٹی سلنڈر ہے. اسے وہ سستا سلنڈر بھی مہنگے داموں کچھ اور کہہ کے بیچ دیا جائے کہ بہت موٹی چادر ہے اس کی, تو وہ تو بیچارہ خرید لیتا ہے. تو یہ بتائیے گا, ایک تو سوئی گیس جو ہے وہ بھی سلنڈر دے رہی ہے, اور اس کے علاوہ کچھ مارکیٹ میں ایسے ربڑ کے اور کسی اور میٹیریل کے سلنڈرز بھی ہیں جو کہ پھٹتے نہیں ہیں, کمپنی سے دعویٰ کرتی ہیں. کون سا لینا زیادہ سیف ہے؟ دیکھیں سر, یہ بات آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے صارف کو پتہ نہیں ہے, ہمارے صارف کو پتہ ہے. بہت کم لوگ ہیں جن کو پتہ نہیں ہے یا نہ پتہ ہو. ہوتا یہ ہے کہ ہم کم پیسے خرچنے کے چکر میں موت خرید لاتے ہیں. یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. میرے بہت سارے ایسے دوست ہیں ویل آف ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں یار یہ گیس کبھی کبھار جاتی ہے, 5 kg کا سلنڈر لگا ہوا ہے, میرے رشتہ داروں میں لگا ہوا ہے, میں ان کے ساتھ. بالکل فاروق صاحب, ایسی مثالیں ہیں, لیکن چلیں جو تھوڑے سے علم ہے اسی سیگمنٹ کے لیے آپ ذرا وہ بتا دیں سوال کا جو دوسرا حصہ ہے کہ سوئی گیس بھی سلنڈر دے رہا ہے اور ربڑ کے سلنڈر بھی مارکیٹ میں. دیکھیں جو پراپر کمپنی سلنڈر دیتی ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے, اور آپ جن ربڑ کے سلنڈرز کی بات کر رہے ہیں, میں اس کے لیے ایک سمپل فارمولا بتا دیتا ہوں. جی آپ نے وہ سلنڈر نہیں خریدنا جو فل ہوتا ہے, اسٹوری ختم. آپ نے وہ سلنڈر لینا ہے جو آپ کو وہ برانڈ جو شاپ پرووائڈ کر رہی ہے وہ پراپر فل ہو کے ملتا ہے. یہ جو 5 kg 3 kg 4 kg 7 kg کا سلنڈر ہے, that is not recommended. کمپنی سے جو سلنڈر فل ہو کے آتا ہے اس کا پریشر چیک ہوتا ہے, اس کے اوپر پراپر سیل ہوتی ہے. یہ موت آپ گھر نہیں لے کے آئیں. آپ جو پراپر سلنڈر فل ہوتا ہے اس کے اوپر سیل لگی ہوئی ہوتی ہے, آپ نے وہ سلنڈر لے کے آنا ہے. جب وہ سلنڈر ریفل ہونے کے لیے جاتا ہے اس کا پریشر چیک کرتی ہے کمپنی, پھر اس کو وہ فل کرتی ہے. میں ایسے کسی بھی سلنڈر کو ریکمینڈ نہیں کروں گا جو 5 kg کا 3 kg کا 2 kg کا یہ جو بازاروں میں بک رہا ہے. یہ سارے کے سارے سلنڈر, موسٹلی سلنڈر جو ہیں یہ بہت خطرناک ہے. آپ نے ڈیکینٹنگ نہیں کرنی, آپ نے اسی جو مین برانڈ ہے جس کا بھی آپ سلنڈر خرید رہے ہیں, میں کسی برانڈ کی پرمیشن نہیں کر رہا, وہ جو ایک پراپر ریگولر سلنڈر ہے جو عام طور پہ 9 سے 12 kg کے درمیان ہوتا ہے, آپ نے وہی سلنڈر لینا ہے اور اس کو سیل بند آپ نے لے کے آنا ہے. سیل بند اور پراپر کمپنی سے آپ نے لینا ہے. بہت شکریہ فاروق صاحب آپ کے وقت کا, اور یہ بہت ہی خطرے کی بات ہے کہ اگر آپ کوئی ریگولر سلنڈر لیتے ہیں اور آپ سیفٹی چیک نہیں کرتے ہیں, اور جس طرح فاروق صاحب نے بھی کہا کہ گھر کا دروازہ آپ چیک کرتے ہیں آپ نے لاک کیا ہے نہیں کیا ہے, اسی طرح گیس کا بھی آپ لازمی میک شور کریں کہ آپ نے اس کو بند کر دیا ہے, وال بند کر دیا, اوپن تو نہیں رہ گیا, اور رات میں گیس چلتی جا رہی ہے, آپ سو گئے اور سائلنٹلی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے لیے کتنا ہارمفل ہو سکتا ہے. تو آگ سے مت کھیلیں, اپنی زندگیوں کی حفاظت کریں, اپنے پیاروں کی حفاظت کریں. اور یہ جو گیس والا معاملہ ہے نا, لیکیج والا معاملہ ہے, بڑے خطرناک, مطلب ہر لوکل جگہ سے پھر آپ گیس ریفل کروائیں, یہ مناسب نہیں ہے. فاروق صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ اب بہت کم ہے, لیکن اس طرح کی کمپنیز موجود ہیں جو کہ آپ کا پرانا سلنڈر لے جاتی ہیں اور نئے سلنڈر میں وہ چیک کر کے دوبارہ گیس بھر کے, اور وہ ہوتی بھی اچھی کوانٹٹی میں 8-10 kg وہ آپ کو گیس بھر کے دوبارہ دیتے ہیں, اور وہ اس کو ٹیسٹ کر کے دیتے ہیں کہ اس میں کوئی ایشو تو نہیں ہے. اور عزیر نارملی یہ بھی بڑا دیکھا گیا, بڑی غلطی کرتے ہیں لوگ, سلنڈر اٹھاتے ہیں کمروں میں چلے جاتے ہیں, بیٹھے چائے بنا رہے ہیں, وہیں کے روم بھی ٹھنڈا ہو جائے گا. یہ بڑی صحیح پراپر نشاندہی ہے. 2-3 چیزیں ہیں کہ کچھ جگہوں پہ جہاں پہ گیس نہیں ہے انہوں نے پرماننٹلی سلنڈر جو ہے وہ اپنے سٹوو کے ساتھ فکس کروا لی ہیں, اور کچھ لوگ جو سلنڈر کے اوپر کھانا بناتے ہیں اس پہ ریکمینڈ یہ کیا جاتا ہے کہ آپ چھوٹا موٹا کام کر سکتے ہیں, لیکن آپ بہت زیادہ اس پہ کوئی لمبی کوکنگ نہیں کر سکتے, وہ بہت زیادہ اس کا نقصان ہو سکتا ہے. تو خدا را اپنی زندگی کی حفاظت کریں, اور چند پیسے اگر اور آپ خرچ لیں تو آپ ایک محفوظ چیز اپنے گھر میں لے کر جا سکتے ہیں, ورنہ اسے ٹائم بم تو کہا جاتا ہی. یس, پروگرام میں بھی بریک کا وقت ہوا ہے, بریک شامل یہاں بریک شامل ہے. ویلکم بیک ناظرین, اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہائی بلڈ پریشر جیسے ہمیشہ سے ہم خاموش قاتل سمجھتے ہیں جسے, اب صرف بڑوں تک محدود نہیں رہا. بدلتے ہوئے طرز زندگی, غیر متوازن غذا اور جنک فوڈ کا بڑھتا ہوا استعمال اور جسمانی سرگرمی میں کمی نے بچوں کی صحت کو بھی خطرے سے دوچار کر دیا ہے.
آج یہ سوال نہایت اہم ہے کہ بچوں میں ہائی بلڈ پریشر کے بڑھتے ہوئے کیسز محض جدید طرز زندگی کا نتیجہ ہیں، اس میں والدین کی عدم توجہ بھی شامل ہے؟ اور کیا قدرتی، سادہ اور روایتی حکیمی اصول بچوں کی صحت کو بہتر بنانے میں کوئی مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں؟ آج کسی سیگمنٹ پہ ہم انہی پہلوؤں پر بات کریں گے کہ غذا، عادتیں اور بروقت رہنمائی بچوں کے محفوظ مستقبل کی ضمانت کیسے ہو سکتی ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ماہر طب حکیم حافظ فرحان حنیف صاحب۔ حافظ صاحب ویلکم ٹو سنا پاکستان۔ حکیم صاحب سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ بچوں میں جو ہائی بلڈ پریشر ہے آج خاموش مگر خطرناک مسئلہ اسے کیوں قرار دیا جا رہا ہے، اور بڑوں میں سنتے تھے بچوں میں یہ کب منتقل ہو؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ، اور جو آپ نے آج کا موضوع رکھا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ سب سے زیادہ پیشنٹ آج کل جو آ رہا ہے وہ اسی کا آ رہا ہے۔ پہلے ہم صرف سنتے تھے، لیکن اب سامنے پیشنٹ جو ہے نا، پہلے صرف واقعی بڑے لوگ ہی صرف بلڈ پریشر کا شکار ہوتے تھے، لیکن اب جو ہے اب عام جنریشن، ینگ بچے اور اس سے ٹین ایج، چھوٹی ایج کے بچے بھی اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ کا استعمال، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ مرغن اغذیہ کا استعمال، کولڈ ڈرنک کا بہت زیادہ استعمال، پھر موبائل کا استعمال بہت زیادہ، اس سے بھی ایڈکشن ہوتی ہے۔ اس کے بعد موبائل کے ساتھ ساتھ یہ جو نیند کی کمی ہے، اکثر اوقات بچے رات کو جلدی نہیں سوتے، نیند کی کمی بھی اس کا بہت بڑا سبب ہے۔ لیکن ماں باپ کو تب ہلکا سے بھی جب بچوں کے اندر چڑچڑاپن آ جائے، ضد آ جائے، سر درد ہونا شروع ہو جائے، یا انہیں نیند کم آنا شروع ہو جائے، تو اسی وقت فوری طور پہ رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر تو بلڈ پریشر ایک دو دفعہ ہائی ہوا تو خیر ہے، لیکن اگر روٹین سے ہائی رہنا شروع ہو گیا تو فوری طور پہ بچوں کا ٹیسٹ کروانا چاہیے، RFT رینل فنکشن ٹیسٹ، یا پھر ٹیسٹ کروانا چاہیے لپڈ پروفائل ٹیسٹ۔ اب بعض بچے ہم دیکھتے ہیں کہ کھانا کھایا، سو گئے، اور مرغن اغذیہ کھا کھا کے بہت زیادہ فربا ہو جاتی ہیں، موٹے ہو جاتے ہیں، اور والدین فخر کر رہے ہوتے ہیں کہ بچہ بڑا ماشاءاللہ ہمارا ہیلدی ہے، صحت مند ہے، تندرست ہے۔ یہاں پہ اگر دیکھا جائے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا جب ہم چھوٹے تھے تو ہم نے اگر کہہ دیا نا کہ ہم نے یہ یا کدو یا دال بنی ہم نے نہیں کھانی، تو ماں باپ نے آگے سے یہ نہیں کہنا کہ آپ کو فاسٹ فوڈ کوئی منگوا دیں، کچھ اور کھانا پڑتا تھا، ہاں کچھ اور سیدھا سیدھا سا، وہ اس میں شرمانے والی بات، تھپڑ ہی پڑتے تھے، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اگر ہمیں عادات نہیں پڑی، اب ہم ہر چیز کھا لیتے ہیں۔ ہمارے بچے جب وہ ایک طرح کی چیزیں کھاتے ہیں نا صرف، تو اس سے بلڈ پریشر ہی نہیں، اس سے پٹھوں کا کھچاؤ، فالج، لکوا، راشا، بہت ساری بیماریاں سے جنم لیتی ہیں۔ اور سب سے پہلے تو اس سے ایسے پیشنٹ کو کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے، قبض کی شکایت رہنے جاتی ہے۔ اکثر اوقات بچے قبض کی شکایت کا کہتے ہیں، تو میرے پاس پہلے نہیں، لیکن اب ینگ ایج کے بچے آ رہے ہیں، میں بھی حیران ہوتا ہوں، کریٹینائن یوریا بڑھا ہوا ہے۔ تو اب کریٹینائن یوریا ایسے ہی نہیں بڑھتا ہے، پہلے بلڈ پریشر ہائی رہنا شروع ہو جاتا ہے، تو بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے تو پھر گردے، سب سے پہلے گردے نقصان میں جاتے ہیں یا دل اٹیک میں جاتا ہے۔ اور اگر سردیوں میں دیکھا جائے تو سردیوں میں اگر بچوں کو آپ حفاظت کے ساتھ نہیں رکھیں گے تو سردی جو ہے، بچے ہوں یا بوڑھے ہوں، سردی سے خون گاڑھا ہوتا ہے، سکیڑ پیدا ہوتا ہے، تو اس سے بھی بلڈ پریشر بڑھنے کے چانسز ہوتے ہیں، اس سے بھی دل کے اٹیک کے چانسز ہوتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے تو ہمیں اسباب کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ جو سبب بن رہی ہیں نا چیزیں، اس کو روکا جائے۔ پیار اور محبت ایک علیحدہ چیز ہے، بچوں کے ساتھ آپ محبت کریں، پیار کریں، انہیں پھل کھلائیں، سبزیاں کھلائیں، سلاد کھلائیں، لیکن یہ نہیں کہ آپ مکس چیزیں دیں۔ پورے ہفتے کا شیڈول بنائیں جس میں سبزیاں بھی ہوں، دالیں بھی ہوں، رائس بھی ہوں، مٹن بھی ہو، فاسٹ فوڈ بھی۔ فاسٹ فوڈ اگر آپ کھلانا چاہتے ہیں کوئی چیز تو گھر میں بنا کے کھلا دیں، باہر سے بھی کھلانی ہے کوئی مہینے میں ایک آدھی دفعہ، لیکن روٹین ورک میں۔ اور کولڈ ڈرنک خاص کر کے یہ خدا را بچوں کو سمجھائیں، کولڈ ڈرنک جو ہے اکثر بچے صبح ناشتہ نہیں کر کے جاتے، وہ پھر بریک ٹائم ہوتا ہے، بریک ٹائم کولڈ ڈرنک لے لی، ساتھ سنیکس لے لیے، یہ کڈنی کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ ہے، اس سے بچا جائے۔ تو حکیم صاحب اس کے لیے پھر نسخہ بھی آپ کو اس کے لیے سب سے پہلے تو یہاں پہ دیکھا جائے گا مسئلہ کیا ہے۔ اگر تو کولیسٹرول کی زیادتی ہے، ٹرائیگلیسرائڈ بڑھا ہوا ہے، تو پھر اس کے لیے میتھی دانہ، کلونجی، پودینہ اور اجوائن، یہ 4 چیزیں اس کا قہوہ بنا کے اگر استعمال کروایا جائے تو بہترین ہے۔ اس سے کولیسٹرول اور ٹرائیگلیسرائڈ۔ دوسرے نمبر پہ بچوں کو عادت بنائی جائے کہ صبح نماز پڑھنی ہے۔ بہت سارے ہمارے بچے نماز پڑھتے نہیں، صبح نماز پڑھیں، اذکار کریں، تھوڑی سی ایکسرسائز کریں، قرآن مجید پڑھ کے اس کے بعد تھوڑی سی ایکسرسائز کریں۔ ایکسرسائز سے کیا ہوتا ہے کہ خون کی سرکولیشن بہتر ہو جاتی ہے، آپ کی باڈی ہر چیز زبردست ہو جاتی ہے، دماغی طور پہ سکون ہو جاتا ہے، اور یہ نسخہ بہترین ہے کولیسٹرول کے لیے، ٹرائیگلیسرائڈ کے لیے۔ اس کے بعد اگر کولیسٹرول بہت زیادہ ہے تو اس میں اگر یہ چٹنی بنا کے استعمال کریں تو بڑی کمال کی ہے۔ اس میں ادرک لے لیں 50 گرام، لہسن لے لیں 50 گرام، پودینہ لے لیں 50 گرام، اور اس میں
काली मिर्च ले लें 5 से 10 दाने सिर्फ, ठीक है। तो इन चारों चीज़ों को कूट के इसमें अनार अगर ताज़ा हो तो 50 ग्राम अनार भी डालें, नहीं तो अनार दाना डाल लें। ठीक। फिर ये चटनी अगर दोपहर में सालन के साथ बच्चे को खिलाई जाए, रोटी के साथ या चम्मच के साथ वैसे ही खिला दी जाए, कोलेस्ट्रॉल का बेहतरीन इलाज है। और ये बच्चे बड़े बूढ़े सब खा सकते हैं। इससे इम्यून सिस्टम भी बेहतर होता है। इसके बाद ऐसा होता है कि पहले वक्तों में तो लोग चटनियों के साथ रोटियां खा ऐसे ही लेते थे, होता है। कितनी और रंग बिरंगी चटनियां बनती थी, बड़ी मजे की, और फिट भी होते थे। फिट भी होते थे, देखिए ना, healthy भी पहले लोग अगर गुर्बत में कहते थे कुछ नहीं ना, अचार के साथ रोटी खा लेंगे, लेकिन किसी से मांगेंगे नहीं, तो वो अचार के साथ रोटी खा के भी फिट रहते थे। ऐसे ही है। वजह क्या थी? वर्किंग, वो काम करते थे। मैं समझता हूँ आज मुझे जितना अरसा हो गया, इस अरसे में मैंने देखा है जो लोग भी फिट है ना, वो एक्सरसाइज लाजमी करते हैं। ऐसे ही है। जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, इतना अरसा हो गया, इतना पेशेंट आता है, लेकिन सबसे कम पेशेंट जो मेरे पास आज तक आया वो जिम्मेदार लोग आते हैं, जो खेती बाड़ी करते हैं, फुटबॉलर आते हैं, सबसे कम, और क्रिकेट या बैडमिंटन खेलने वाले, किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में जो involved है। एक्टिविटी वाले बहुत कम लोग आते हैं दवाई के लिए, क्योंकि वो जो खाते हैं वो डाइजेस्ट करते हैं। तो अगर बच्चों को ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो उसके लिए मैं एक नुस्खा बता देता हूँ, बड़ा सादा सा है, बड़ा ज़बरदस्त है। तो उसमें लेना आपने सादा सी चीज़ें हैं, ये है, इसे असरोल भी कहा जाता है, चंदन भी कहा जाता है। ये ले लें 50 ग्राम। उसके बाद ज़ीरा ले लें 50 ग्राम, सफ़ेद ज़ीरा। उसके बाद ये धनिया, ये ले लें 50 ग्राम। सब्ज़ इलायची मशहूर है, वो भी ले लें 50 ग्राम। और इसमें ना आपने थोड़ी सी काली मिर्च डाल लेनी है, ठीक है। ये चीज़ें, और मेथी दाना 20 ग्राम मेथी दाना और 10 ग्राम काली मिर्च डाल लें। इतना कमाल का नुस्खा है। इसका फाइन पाउडर कर लिया जाए, पाउडर करके इसके 500 mg के कैप्सूल भर लें, सुबह शाम दे। मेरा ख्याल है 1 महीना खिलाएं, उसके बाद ज़रूरत नहीं है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहना शुरू हो जाएगा। और ब्लड प्रेशर की दवाई मुसलसल किसी को भी ना खाने दें। अगर ब्लड प्रेशर हाई रहता है उसको कहिए आप मटन, चिकन, बीफ, फास्ट फूड, जंक फूड, मुर्गा नगजिया कम करके ना, जितने भी लोग ब्लड प्रेशर की दवाई लगातार खाते हैं वहाँ एंड उसका क्या होता है, क्रिएटिनिन, यूरिया बढ़ के डायलिसिस पे चले जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा मर्ज से बचा जाए। इसकी निस्बत जिनका लो होता है ब्लड प्रेशर, जिनका लो होता है, बाजू का तो ठीक, कमजोरी, नकाहत, खून की कमी, बाजू का गज़ा डाइजेस्ट सही नहीं हो रही, बाजू का स्टूल, बाजू का ऐसा होता है, कई देखे मैंने बच्चे जिनको 3-4 दफ़ा मोशन आता है, उससे क्या होता है उनके अंदर एनर्जी लेवल बहुत कम हो जाता है। बाज़ ऐसे पेशेंट होते हैं जिन्हें कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, तो उसकी वजह से कमज़ोरी, नकाहत। उसमें क्या करें, डाइट के लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ है कि उसमें एक तो आम रूटीन में हम इस्तेमाल करती हैं, ये जो मैंने आपको बताया अदरक लहसुन। इसके अलावा बड़ी सादा सी चीज़ है कि ज़ाफ़रान अगर 2 से 3 पत्ती सिर्फ इस्तेमाल कर ली जाए, चाय में डाल के इस्तेमाल करवा दें, बच्चा हो या बड़ा हो, या इसको आप दूध में डाल के दे दें, या इसका कहवा बना के दे दें, फौरी तौर पे ब्लड प्रेशर फौरी तौर पे नॉर्मल हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर हाई, खून की कमी की वजह से अगर हो तो उसमें ये मुनक्का, और ये तो बड़ा आजमाया हुआ है, एक नहीं हज़ारों में, ये 3 दाने सिर्फ मुनक्के के रात को भिगो दें और इसका पानी भी पी लें और मुनक्का भी खा लें, तो इससे खून की कमी जो है, आप जाके 15 दिन बाद रिपोर्ट कराएं, फिर हमें बताएं रिपोर्ट कराने के बाद कि वाकई इसका खून बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो इसी तरह बच्चों को जब मोटापा हो जाए तो मोटापे में क्या करना है, मोटापे में भी सादा सी चीज़ें हैं। ये पुदीना ले लें, तेज़पात ले लें, सौंफ ले लें और ज़ीरा ले लें। बच्चों के लिए 4 चीज़ें, इसका कहवा बना के अगर इस्तेमाल करवाया जाए, या इनका पाउडर बना के उसमें ये नमक थोड़ा सा काला डाल के, तो पाउडर भी चूरन टाइप बना के ना वो दे दिया जाए तो बड़ा बेहतरीन है। इससे क्या होगा, मोटापा कम होना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद सिंगल रेमेडी है, बाज़ बच्चों के अंदर कमज़ोरी, निकाहत या पट्ठों में खिंचाव, बच्चे भागते नहीं हैं, सुस्ती का शिकार है, तो सिर्फ ये दारचीनी गोल वाली ले, इस दारचीनी का कहवा बना के वो बच्चों को दे दिया जाए, फौरी तौर पे फ़र्क पड़ जाता है, तबीयत उनकी ठीक हो जाती है, एक्टिव हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर पूरा हो जाता है। बाज़ ऐसा होता है कि बच्चे के अंदर ना इन्फेक्शन हो जाता है, ग़िज़ा वाली नाली के अंदर इन्फेक्शन की वजह से भी बाज़ बड़ा मसला बनता है। बाज़ गले की ख़राबी की वजह से भी BP अप या डाउन होता है। गला अक्सर एक हमारे उस्ताद से वो कहते थे कि बच्चों को चेक करना है तो सिर्फ सबसे पहले गला। बच्चों की बीमारियों का ताल्लुक गले के साथ बहुत गहरा, ठीक है। तो गले के लिए इतनी ज़बरदस्त चीज़ है हमारे पास, ये इसमें देखें, ये 4 चीज़ें सादा सी, और चारों चीज़ें ना आसानी से मिल जाती हैं। सौंफ ले लें 50 ग्राम, मुलट्ठी ले लें 50 ग्राम, उसके बाद हल्दी अच्छी वाली ले लें 50 ग्राम, उसके बाद ये है कुट शीरी जो है कुसल बाहरी, इसका जिक्र कुरान मजीद में उसमें
अहादीस में आया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चों के गले ना उठवाओ। अक्सर कहते हैं ना बच्चे का गला चुकवा लो, जी वो गले चुकवाने से बेहतर है कि ये पाउडर करके घर में रखें, शहद में मिला के खुद लगा दें, अंदर बच्चा चूस लेगा, फौरी तौर पे गला ठीक। उसके बाद अगर ये चारों चीज़ें पाउडर करके रख लें तो शहद में मिला के अगर बच्चे को चटाई जाए तो बच्चे को टॉन्सिल्स का इशू हो, गले में दर्द हो, इन्फेक्शन हो, ग़िज़ा वाली नाली के अंदर इन्फेक्शन हो, तो उसके लिए बेहतरीन दवाई है। सही, ज़बरदस्त ये सारे नुस्खे आगे। बहुत शुक्रिया हकीम साहब आपके वक्त का। और यकीनन बच्चों के माएँ जो बहुत ज़्यादा होती हैं कि बच्चों को ये मसाइल हो रहे हैं, और इस उम्र में ब्लड प्रेशर होना और जैसे गले का इन्फेक्शन होना और सारी बीमारियाँ जो गले से लग रही है, वो सारे नुस्खे आपके सामने हकीम साहब ने रख दिए हैं। ये अपनाएं और बच्चों की सेहत का ख्याल रखें। फिल वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। और अमूमन समझा जाता है कि मज़हब और साइंस दो अलग रास्ते हैं, लेकिन हकीकत में साइंस वो ज़ुबान है जो मज़हब के मौजज़ात को समझने में हमारी मदद करती है। और आज रजब की उन साअतों में हम एक ऐसे सफ़र का जिक्र करेंगे जिसने इंसानी अक़ल को हैरान कर दिया। वाक़या मेराज महज एक रूहानी मुशाहिदा नहीं, बल्कि वक्त और मकान यानी कि स्पेस एंड टाइम की क़ैद से आज़ाद होने की वो पहली मिसाल है जिसे आज की जदीद फिज़िक्स, टाइम ट्रेवल और रिलेटिविटी के नाम से जानी जाती है। आइंस्टाइन ने जब कहा कि वक्त मुस्तकिल नहीं है बल्कि हालात के लिहाज से सुस्त या तेज़ हो सकता है, तो दुनिया दंग रह गई। लेकिन तारीख़ के औराक में दर्ज है कि जब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से वापस लौटे तो जंजीर हिल रही थी और बिस्तर गर्म था। ये टाइम डिलेशन की वो अमली मिसाल है जिसे समझने में साइंस को सदियां लग गई। हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ रिसर्च स्कॉलर सैयद हैदर जाफरी साहब, जिनसे हम इन गुत्थियों को उलझाने की कोशिश करेंगे। जाफरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम भाई। सर, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं बुराक से। अगर हम आगाज़ कर लें तो कुछ लोग ये कहा जाता है कि वो घोड़ा था, लेकिन आप उसे ट्रैवल गैजेट कहते हैं। ये दर हकीकत क्या, ये सफ़र किस तरह से? मैं सबसे पहले इसकी तो थोड़ी तमहीद की एक लाइन बोल के फिर मैं आता हूँ बुराक के ऊपर। जी। सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक हदीस सरकार से मंसूब है जो मुत्तफ़िक़ अलैह है। आपने कहा था, सहाबा कराम को मुखातिब करके कहा था कि आने वाले दौर के लोग मुझे तुमसे ज़्यादा समझेंगे। तो क्या हम लोग उतने मुत्तकी हैं जितने सहाबा कराम थे, या क्या हम लोग उतने हो सकते हैं जिससे सहाबा कराम थे? नामुमकिन है। तो फिर इसका मतलब है कि जो सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उसकी एक डायमेंशन ये हो सकती है कि हम उस टेक्नोलॉजी को जो उस दौर में इवॉल्व नहीं थी आज समझ सकते हैं। जैसे कि हम नेबुला को समझते हैं, जैसे हम जो है वो ब्लैक होल्स को आज समझते हैं। इसी तरह ये जो बुराक है, जिसको हम बुराक, बर्क की जमा है, बर्क लाइट, ये जो हमारी ये 220 वाली लाइट नहीं है, वो लाइट जो आसमानी लाइट है या जो आसमान से गिरती है वो भी नहीं। इस लाइट को हम कहते हैं कि ये 1,86,000 मील फी सेकंड के से ट्रेवल करती है। तो बर्क इज बेसिकली इसकी जमा है मल्टीपल लाइट थ्योरी। अब मल्टीपल लाइट थ्योरी की तरफ जाएं तो वो है 6 करोड़ मील फी मिनट और 10 लाख मील फी सेकंड, वो इससे 10 गुना है। लेकिन बुराक को अगर हम देखें तो बुराक तो वो एक ऐसी टाइम, या इसको आप कहते हैं कि ये एक ट्रैवल गैजेट है, इंटरस्टेलर ट्रैवल गैजेट, या आप इसको कहें कि ये टाइम एंड स्पेस फोल्डिंग डिवाइस है। अब फोल्डिंग डिवाइस को मैं थोड़ा सा सिर्फ 2 मिनट में इसको आगे करके बताता हूँ। यानी आप एक सियारे से दूसरे सियारे तक सफ़र करते हैं नूरी साल, फलां लाइट ईयर, फलां लाइट ईयर, और बुराक ये है कि वो इन नूरी सालों को करोड़ों में, खरबों हिस्से में फोल्ड करता है। अब इसको कहते हैं कि आजकल एक है वर्म होल टेक्नोलॉजी, उसको हम आजकल देखते हैं। यानी फर्ज किया ये कायनात है, आप यहाँ पे खड़े हैं, आपने यहाँ तक जाना है, ठीक, आपको यहाँ ट्रेवल करने की जरूरत नहीं है। एक ऐसी डिवाइस जो इसको फोल्ड करती है, आप विद इन नो टाइम इससे बाहर। दिस इज बेसिकली ए टाइम फोल्डिंग डिवाइस। आज हम वर्म होल के जरिए रोकने वाला जो मामला है, एग्जैक्टली। अब ये जो है ना, ये बुराक तो ये इससे तो करोड़ों गुना, यानी 10 लाख मील फी सेकंड तो कुछ भी नहीं है, उससे कई करोड़ गुना ज्यादा डिवाइस। अच्छा, हम इसको मेराज को पढ़ते हैं ना, तो इसमें और बहुत सी चीजें, हदीस को पढ़ें तो एक जगह आता है कि सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बुराक के करीब आए तो उसको पसीना आ गया या उसके अंदर एक थरथराहट हुई। सर, कोई भी मोटर, कोई भी चीज़ जब आप अपने टर्बो मोड के ऊपर या फुल थ्रॉटल के ऊपर ऑन करते हैं, उसमें वो एक जो है वो वाइब्रेशन आती है। बिल्कुल आती है। आज हम बुराक की वो वाइब्रेशन क्यों कैसे समझ सकते हैं? उस दौर के लोगों को ये बताना ज़रूरी था
ان لوگوں کو کہا گیا تھا کہ براق کو پسینہ آ گیا، وہ گوشت پوشت کا جانور نہیں تھا. پھر اس کے پروں کا ذکر ہے. تو آج آپ جہاز اور یہ ایویشنز کو جانتے ہیں، جی اس بیسیکلی یہ بیلنس ڈیوائس جو ٹائم اور سپیس کی فولڈنگ میں اتنی ہائی سپیڈ میں اپنے آپ کو بیلنس کر کے چلتی ہے. یعنی یہ آپ سمجھ لیں کہ جب سرکار نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا، یعنی جیسے ہی اس کی انرجی سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت سے ساتھ ہوئی تو اس کی انرجی سٹیبلائز ہو گئی. یعنی یہ حدیث کے لفظ ہے نا کہ سرکار نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا اور وہ سکون میں آ گیا. یہ ایک فل تھروٹل موڈ میں وہ ایک گیجٹ ہے جو ایکٹیویٹ ہوتا ہے. اب اس کے آگے چلیں کہ یہ سفر کی وسعت کیا ہے. یعنی آپ صرف سورہ بنی اسرائیل کی آیت، سورہ بنی اسرائیل سورہ اسراء، اس کا نمبر ہے 17. 17 میں جو کہ نمبرز کا آدمی ہوں، مجھے نمبرز کی سمجھ آتی ہے. 17 جو ہے وہ ہڈن اتھارٹی کا نمبر کا لے آتا ہے. وہ اسپیس اینڈ ٹائم کے بیونڈ سفر کا نمبر ہے. قرآن پاک کوئی انسیڈنس نہیں ہے. اور قرآن پاک کی پہلی آیت یعنی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت 17 اور 1 9 کمپلیشن کا عدد ہے. اس میں سارا یہ معراج کا ذکر ہے اور اس کی وسعت آپ اندازہ آپ کر ہی نہیں سکتے. یعنی آپ کو تو یہ اپنا سولر سسٹم جو ہے اس کو کراس کرتے ہوئے کئی ہزار لائٹ ایئرز چاہیے اور وہ جو ڈیوائس ہے وہ ود ان نو ٹائم. اسی طرح ہر چیز کا ایک ظاہری مطلب ہوتا ہے، ایک باطنی مطلب ہوتا ہے. ظاہری مسجد اقصیٰ یہ، لیکن باطنی اقصیٰ کا مطلب ہے موسٹ ریموٹ. The most remote is basically the بیت المعمور، یعنی خانہ کعبے کے عین اوپر جہاں فرشتوں کا جو ہے وہ ہے. معمور جو ہے میم الف میم واو رے، معمور امر سے، یعنی وہ جگہ جہاں پہ اللہ کا امر جنم لیتا ہے. اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جہاں سے کن فیکون کی منزل شروع ہوتی ہے، that is بیت المعمور. آج ہم اس کو یعنی جو سرکار نے کہا تھا نا کہ آنے والے لوگ زیادہ بہتر سمجھیں گے اس دور میں جب یہ 7 جو ہے وہ اسکائز اور 7 ارتھ کی تھیوری آئی تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیا کہا تھا کہ اگر میں تمہیں بتاؤں تو تم کافر ہو جاؤ گے. تو اصل میں وہ جو 7 ڈائمینشنز ہیں اس دور کے لوگ سمجھ نہیں سکتے تھے. کافر ہونے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی اسلام چھوڑ دیں گے، وہ اللہ کی آیات کی نشانیوں کی تکذیب کریں گے. اسی لیے سورہ بنی اسرائیل کی 60th آیت میں اللہ نے معراج کو ایک جو لفظ یوز کیا نا وہ فتنہ. فتنہ آزمائش کو بھی کہتے ہیں. یعنی آپ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کو نہیں مانتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کی نشانی کی تکذیب کر رہے ہیں جو آپ کو کفر کی طرف لے جائے گی. پہلی اور 60ویں آیت کے درمیان یعنی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں جس کو حق نظر آ جائے وہ پھر 60ویں آیت میں فتنے سے بچنے کی کوشش کرے. یہ بہت کنیکٹڈ ہے. اب آگے چلتے ہیں. اس کی ایک اور بہت خوبصورت منزل ہے. میں معراج کے صرف 2-4 چیزیں ہیں، میرے پاس تو نوٹس میں نے بنائے ہوئے ہیں، لیکن اس کی بڑی خوبصورت چیزوں میں جو ہے وہ سب سے زیادہ زبردست چیز ہے وہ ہے یہ آپ کا سدرۃ المنتہا. یہ سدرۃ المنتہا ہمیں کہا جاتا ہے یہ بیری کا درخت ہے. اس دور کے لوگوں کو یہ بیری کا درخت بتایا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس میں حدیث میں آتا ہے کہ اس کا ایک ایک پتا ہاتھی کے کانوں کی طرح تھا. اچھا اب سمجھیے میں جو جس چیز کو بتانا چاہ رہا ہوں، آپ نے کمپیوٹر میں کام کیا ہوگا تو آپ کو پتا ہے فلو چارٹ کیسے بنتا ہے. جی آپ کے پورے فلو چارٹ کے اندر فولڈرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ہر فولڈر کے اندر ایک اپنی ڈائمینشن ہوتی ہے. سدرۃ المنتہا کائنات کے سورس کوڈ کا نام ہے. کائنات کی تمام ڈائمینشنز وہاں جا کے ختم ہو جاتی ہیں. یعنی وہ ایک ٹری جیسے ہم اب ڈیٹا ٹری ہوتا ہے نا، ایک ڈیٹا ٹری ہوتا ہے، اس میں پورے سسٹم کے اندر جو چیزیں جو ڈائمینشنز ہوتی ہیں وہ ایک فولڈر کی شکل میں ایک سورس فائل کی شکل میں رکھی ہوتی ہیں، کوڈز ہوتے ہیں. اس پوری کائنات کی جو جہاں پر جا کے انرجی کے فولڈرز موجود تھے، یعنی اس پوری کائنات کی ہیپننگز کا جو سورس کوڈ تھا اس کا نام ہے سدرۃ المنتہا. یعنی جس سے آگے جا کے میٹر انرجی میں کنورٹ ہو جاتا ہے. E/mc²، آج ہم پڑھتے ہیں انرجی انٹو میٹر اینڈ میٹر انٹو انرجی. وہاں سے آگے اگر جبرائیل علیہ السلام جاتے تو ان کا میٹر ختم ہو جاتا، وہ انرجی میں تحلیل ہو جاتا. اس لیے آگے نہیں گئے.
یہ کائنات کے سورس کوڈ کا نام ہے سدرۃ المنتہا. یہ بیری کا درخت نہیں ہے کہ وہاں جا کے رک گئے, وہاں پہ کوئی بیریئر لگا ہوا تھا یا کچھ تھا. دیٹ واز دی بگننگ آف کن, جو بیت المعمور سے بھی آگے. یعنی آپ کمپیوٹر میں ڈیٹا لکھتے ہیں, ڈیٹا کا ساری آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے, سارے فولڈرز موجود ہوتے ہیں, کھولتے جائیں کرتے جائیں, لیکن ایک اس کی ایسی فائل ہوتی ہے جس میں اگر کوئی تھوڑا سا بھی انٹرپشن آ جائے تو پوری ڈائمینشن کرپٹ ہو جاتی ہے. سدرۃ المنتہا اس پوری کائنات کی وہ ڈائمینشن کا نام ہے جس میں تمام ڈائمینشنز جا کے سکون لیتی ہیں. اب سدرۃ المنتہا پہ ایک اور چیز, ہم جبرائیل کو کہتے ہیں کہ جی وہ گائیڈ, ٹھیک ہے, ہی واز اے کاسمک گائیڈ, وہ بہت بڑا ہے, ان کا مقام ہے, بہت بڑی ہستی ہے, لیکن آپ سمجھیے کہ کوئی بہت بڑا کوئی جو ہے کوئی ڈگنیٹری ٹریول کرتا ہے جس کے ساتھ اس کا پورا سیکیورٹی کا کانوائے ہوتا ہے, پروٹوکولز ہوتے ہیں نا. اب وہ اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچتا ہے تو پروٹوکول کہاں باہر کھڑا رہتا ہے, ٹھیک ہے. سدرۃ المنتہا پہ جا کے وہ سارا پروٹوکول رک گیا اور سردار اپنے حریم میں داخل ہو گئے. سردار اپنے گھر میں داخل ہو گئے. وہ پروٹوکول سدرۃ المنتہا جو کائنات کا سورس کوڈ تھا, جس کے بعد میٹر نے اپنے آپ کو, بک آف اینوک میں نے آپ سے ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ اللہ نے زمین اور آسمان کے درمیان ایک ایسا پردہ بنایا جس میں سے کوئی مخلوق ٹرانسفر نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے. دیٹ از سدرۃ المنتہا. جعفری صاحب, غلاموں کا یہ عالم ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ زمین کے راستوں سے زیادہ مجھے کائنات کے راستوں کا علم ہے. مولا امیر کائنات روشن کس سے ہیں؟ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی باب مدینۃ العلم, مدینۃ العلم کے نور سے روشن ہے نا. تو جن کو زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کا علم ہے, وہ اپنا امامہ کھولتے ہیں اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے صاف کرتے ہیں. ان کا مقام کیا ہے ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. اس سے آگے کعبہ قوسین کی منزل ہے. کعبہ قوسین کی منزل تو ماورا ہے, تو آپ سمجھ لیں کہ وہ ایسی چیز ہے کہ اس سے آگے تو نہ ہم سوچ سکتے ہیں نہ کر سکتے. کلام بھی ہم سنتے ہیں نا تو اس میں منزل نہیں ہے سدرۃ المنتہا, تیری راہ گزر سدرۃ المنتہا. تو یہ ایسے ہی نا, راستہ ہے ان کا, منزل تو کہیں اور ہے. منزل تو آپ سمجھ. اچھا ایک اور چیز میں آپ کو ایک چھوٹی سی ڈائمینشن میرے ذہن میں اور آگے جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ جاتے ہیں. آپ نے جنتیوں کو جنت میں دیکھا, آپ نے دوزخیوں کو دوزخ میں دیکھا. محشر تو ہوا نہیں, قیامت تو آئی نہیں, لوگوں کی چیزیں تو ہوئی نہیں. جنت میں کس کو دیکھا, دوزخ میں کس کو دیکھا؟ سرکار کی زبان حق ہے. بے شک. اب آج ہم ایک چیز کو جانتے ہیں, there is a time and space fabric. دنیا میں ایک ایسی جگہ ہے جس کو ٹائم اینڈ اسپیس فیبرک کہا جاتا ہے. وہ فیبرک جو ہے وہ اس کے اوپر پاسٹ, پریزنٹ, فیوچر تینوں ایک لائن میں رکھے ہوئے ہیں. کہیں وہ فیبرک المزمل تو نہیں ہے جو سرکار نے کندھوں پہ اڑی ہوئی ہے. اللہ جس کی قسمیں کھاتا ہے, المدثر, المزمل. وہ ٹائم اینڈ اسپیس فیبرکس جس کے اندر تمام کائنات کا پریزنٹ, پاسٹ, فیوچر سب موجود ہے, وہ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پہ ہے, جن کے سر کے اوپر لولا کلمہ خلقت الافلاق کا تاج ہے. آپ سرکار کا مطلب آپ کو سرکار سمجھ آئیں گے تو معراج سمجھ آئے گی. اور پھر اللہ اس میں ایک اور چیز کہتا ہے کہ عبد, سبحان الذی اسری بعبدہ. عبد جو ہے اس کی ایک خاص ڈائمینشن یہ ہے کہ عبد جسم کے ساتھ ہوتا ہے. عابد ہمیشہ وہ ہوگا جو عبادت گزار ہے, وہ میٹر ہوگا, وہ جسم ہوگا. معبود بغیر جسم کے ہوگا. اللہ نے عبد کہا ہے, اللہ نے رسول نہیں کہا. اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈائمینشن فزیکل ہے, یہ میٹا فزیکل ہو نہیں سکتی, کیونکہ قرآن پاک یہ کہہ رہا ہے. اور پھر اب آگے چلتے ہیں کعبہ قوسین پہ. کعبہ قوسین یعنی قوس کہتے ہیں سیمی سرکل کو, قوسین دو سیمی سرکل. دو سیمی سرکل مل کے ون کمپلیٹ سرکل بناتے ہیں. اٹ مینس دیر از اے کمپلیٹ کمپریہنسو وننس, جس کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے وہاں کیا ہوا. ہمیں نہیں پتا کہ اس کا مطلب کیا ہے. یعنی ہمیں ہماری کیا اوقات ہے, مالک اپنے گھر میں مالک ہے, وہ مالک جانے, ان کا کام جانے. ہم اس کو جی کہانیاں کہ جی وہاں یہ ہوا یا ٹھیک ہے, سرکار نے جو بتایا وہ حق ہے. ان کے کہنے پہ ہم اللہ مان سکتے ہیں تو یہ نہیں مان سکتے, بے شک مان سکتے ہیں. لیکن بات سنیے کمپریہنسو, یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی دو کمانے, دو کمانوں کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی 2.5 فٹ کی کمان بھی ہوگی تو 4 فٹ پہ رک گئے. نو, اٹس بیسیکلی کمپلیٹ comprehensive oneness.
یہ توحید ہے، یہ وحدت ہے. وحدت میں واحد جانے ہم کون. ہم اس میں کہانیاں سناتے رہیں کہ جی وہ کمپلیٹ کمپریہنسو وننس کو سمجھ آ جائے گی تو آپ کو کعبہ قوسین سمجھ آ جائے گی کہ کعبہ قوسین میں ہوا کیا. لیکن کہاں کہاں پہ آپ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا شکریہ ادا کریں گے. اس کعبہ قوسین میں بھی بات کر رہے ہیں میری امت، اس کعبہ قوسین پہ جہاں جو ماورا ہے ایک کی سوچ سمجھ سے، وہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ مالک میری امت دا دھیان کر لیں. تو کتنی کہ بڑی رحمت للعالمین کی شان ہوگی، کتنی کہ بڑی ان کی جو ہے نا وہ ہوگی. ہم کہاں کہاں سرکار کا شکریہ ادا کریں گے. معراج بیسیکلی ایلیویشن کا نام ہے. ایلیویشن آپ کے تھاٹ کی، آپ کی اسپرچول کی، آپ کی فزکس کی، آپ کی میٹا فزکس کی. لیکن میں وہی بات کر رہا ہوں کہ یہ معراج بیسیکلی فزکس میٹا فزکس سے باہر کے سفر کا نام ہے. فزکس میٹا فزکس کوانٹم فزکس اس کی جوتیوں کے برابر نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ یہ سارے مٹیریلز ہیں اور کائنات کی ہستیاں بیونڈ دا مٹیریلز ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں نا ویلوسٹی کی، یعنی ایک گاڑی ہے وہ 60 کلومیٹر کی سپیڈ سے کسی ایک ڈائریکشن میں جا رہی ہے. ہم اب اس گاڑی کی جو ہے نا وہ ڈائمینشنز کو دیکھتے ہوئے یہ تو طے کر سکتے ہیں کہ 1 منٹ بعد کہاں ہوگی، 10 منٹ بعد کہاں ہوگی، گھنٹے بعد کہاں ہوگی. لیکن یہ فزکس اس وقت تک ہی ہے جب تک وہ گاڑی اپنی صحیح سپیڈ پہ جا رہی ہے. اس گاڑی کے راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، فزکس تو پڑی رہ گئی. معراج فزکس کی باؤنڈ نہیں ہے، فزکس معراج کی باؤنڈ ہے. پھر ایک اور بات، جیسے ہم قرآن پاک میں بات کرتے ہیں کہ کوئی واقعہ ہوتا ہے تو صورت آ جاتی ہے، واقعہ ہوتا ہے تو آیت آ جاتی ہے. کیا قرآن واقعات کے تابع ہے یا واقعات قرآن کے تابع ہو رہے تھے کہ اللہ نے آیت بھیجنی تھی، اس کا واقعہ کرا کے پھر جبریل کو بھیجا؟ سر اس کو سمجھنا پڑے گا. دیر آر ڈائمینشنز ویئر یو تھنک. اللہ کے بارے میں جو گمان کرو گے ویسا ہی پاؤ گے. تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر وہ ہے. یعنی صادق اور امین کا ترجمہ جو ہے نا وہ عرب میں بہت سارے صادق اور امین تھے، سچے بھی تھے، امانت دار بھی تھے. لیکن صادق اور امین کا ایک ترجمہ جو مجھے سمجھ آتا ہے سائنس کی زبان میں یا عام حالات میں، 40 ملکوں میں عربی زبان بولی جاتی ہے، کئی کی نیشنل لینگویج بھی ہے اور قرآن بھی عربی میں. دین واٹ از دا ڈفرنس بٹوین کلمت اللہ اینڈ کلمت العوام؟ عام لوگوں کے لفظوں میں اور اللہ کے لفظوں میں فرق کیا ہے؟ ڈائمینشنز کا، انرجیز کا. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اتنی مقدس ہے کہ اسی زبان سے قرآن نکلتا ہے، اسی زبان سے حدیث نکلتی ہے، اسی زبان سے روز مرہ کے معاملات نکلتے ہیں. نہ قرآن حدیث میں مکس ہوتا ہے، نہ حدیث قرآن میں مکس ہوتی ہے، نہ روز مرہ کے معاملات ادھر آتے ہیں. بالکل کلیئر کٹ یہ امانت داری. اور سچی، اتنی زبان سچی کہ ہم نے اللہ دیکھا نہیں، انہوں نے کہا ہے مان لیا، نہیں سمجھ آتا تب بھی مان لیا. اتنی سچی، یعنی جس زبان نے 23 سال 5 مہینے 10 دن اللہ بتانا تھا اس کو منواتے ہوئے اللہ کو 40 سال لگ گئے. 40 سال اس زبان کو منوایا. یعنی پہلا معجزہ، سب سے پہلا معجزہ جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے کہ جب ذی العشیرہ میں ابو لہب نے پوچھا کہ محمد اگر آپ نبی ہیں تو پہلا معجزہ کیا ہے؟ سرکار نے یہ نہیں کہا کہ پہاڑ سے اڑ دوں گا، یہ کر دوں، نہیں، آپ نے کہا کہ میں نے تمہارے درمیان زندگی گزاری ہے، میری زندگی سے گرے ایریا نکال کے دکھاؤ. جواب نہیں تھا. یہ محمد صادق الوعد الامین ایسے ہی نہیں وہ کہتے تھے، دشمن ہونے کے باوجود اپنی امانتیں رکھاتے تھے، ایسے ہی نہیں تھا. یہ کردار کا معجزہ ہے، یہ معراج ہے. بہت ہی خوبصورت بات اور بڑی زبردست آپ نے ڈائمینشنز جو ہیں وہ کھولی ہیں، سامنے رکھی ہیں اور سوچوں کا نظریہ آپ نے بدل دیا. ونس اگین تھینک یو سو مچ حیدر جعفری صاحب آپ کے وقت کا. تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اگلے ہفتے دوبارہ بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.